आंसर मिलेंगे वो लोग पहले से मिले, जिन्होंने आंसर नहीं लिखे वो लोग पहले से फेल है। जिन्होंने आंसर नहीं लिखे वो लोग पहले से फेल है, ये बोला। कुछ नहीं दिखता। अब कोई फायदा नहीं, एकदम नहीं। कोई क्वेश्चन थे? सामाजिक आर्थिक परिस्थिति नहीं थी पहले क्वेश्चन में। वही बात है, सामाजिक आर्थिक का मतलब आर्थिक राजनीति को राजनीति को सामाजिक समझ के लिख देते है ना। हम लोग चाहते थे डिट्टो में वही दे दूं, मैं पहले दिन बोल के गया हूं। सेकंड वाले में भी यहाँ थोड़ा सा चेंज किया था, अगर नहीं करता चेंज तो फिर सब लोग रट के आते क्वेश्चंस ना, तो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा चेंज किया था, ज्यादा चेंज नहीं किया, थोड़ा सा चेंज तो बनता ही है। चलिए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, इनकी बात कर रहे थे हम लोग। नोट तो आप लोगों ने सभी कर लिए, ठीक है। बात करेंगे अब कुछ और एक्सप्लेनेशन की, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल से। लॉर्ड कॉर्नवालिस तक बातें हो चुकी थी, ठीक है। चलो अब सुन लो ध्यान से, वो नहीं बातें। ये चार चार क्यों बैठ जाते हो इकट्ठे तुम लोग, जगह नहीं मिलती तुम लोग। दोस्ती का प्रेम, दोस्ती का प्रेम। नीचे लेट जाओ लंबे लंबे, दोस्ती का प्रेम। चलिए रॉबर्ट क्लाइव पढ़ लिया था, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया था, कॉर्नवालिस भी हम लोग ने पढ़ लिया था, हो चुका था। जॉन शोर इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की जरूरत है नहीं खास। लॉर्ड वेलेस्ली यही पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टाइम, है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना थी, उस घटना की बात हम लोग ने उस दिन की थी, सहायक संधि। इन्होंने सहायक संधि को अपनाया था जब ये भारत के अंदर गवर्नर जनरल बन के आए, और इसी सहायक संधि ने बहुत सारे स्टेट्स के ऊपर कैप्चरिंग करी थी, मतलब अंग्रेजों के डायरेक्ट रूल को एक तरीके से एस्टैब्लिश करने का यहीं से प्रावधान शुरू हुआ था, ठीक है। तो सहायक संधि को थोड़ा डिटेल में आज हम लोग को देखना है, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, और सहायक संधि मेंस में लिखने को पूछा जाता है, आता है लिखने के लिए कि आप वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में समझाइए या लिखिए, इसका वर्णन आता है इसके अंदर, ठीक है। ये बताया था मैंने कि फोर्ट विलियम कॉलेज या जो भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशंस था, ये लोग यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे थे, उसका एकमात्र मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही था, ये लोग अपने आप को शिक्षित करना चाहते थे भारतीय कल्चर और शिक्षाओं से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की थी, और कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर अगेन फिर संस्कृत और अरबी जो विषय थे या फारसी जो विषय थे, उनकी शिक्षाओं के ऊपर चर्चाएं की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 प्रोफेसर भी अपॉइंट किए थे कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर, संस्कृत और जो संस्कृत भाषा है उसको आसान इंग्लिश भाषा में कैसे समझा जाएगा, उसको समझने के लिए इन्होंने क्या करा था, पहले संस्कृत सारी भाषाओं को हिंदी में ट्रांसलेट करवाया और हिंदी भाषाओं को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराया। उसके लिए इस कॉलेज में एक डिपार्टमेंट बनाया था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, जिसका हेड बनाया गया था लल्लू लाल जी को, ठीक है। नाम है इनका, और पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर किसको संस्कृत का विशेषज्ञ बनाया गया था, जिसने संस्कृत का भारतीय भाषाओं में और फिर भारतीय भाषाओं का अंग्रेजी भाषाओं में वहां पे लोगों को पढ़ाना शुरू किया या शिक्षित करना शुरू किया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नाम है जिन्होंने फारसी और अरबी भाषाओं को सिंपल उर्दू की भाषाओं में चेंज करना शुरू किया था, और वो उर्दू को फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया करते थे, ठीक है। उनका नाम था अमीर दहलवी, ठीक है। ये 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों नामों को लिख लीजिएगा। एक है लल्लू लाल जी
संस्कृत से सिंपल हिंदी भाषाओं में ट्रांसलेशन करवाते थे, जिसको अंग्रेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहते थे भारतीय भाषाओं को। दूसरा नाम है मीर अमान दहलवी। ठीक है, इनका काम था जो पर्शियन लैंग्वेजेस होती हैं या फारसी भाषाएं होती हैं उनको सिंपल उर्दू लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट करना, जिसको अंग्रेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे पढ़ाया करते हैं। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर 2 प्रोफेसर थे जो भारतीय शिक्षाओं का पूरी तरीके से अंग्रेजों को यहाँ पे समझाने के लिए ऐसे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज इसी से रिलेटेड। 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ। मैंने आपको बताया था कि 3 इंस्टीट्यूशंस थे पहले भारत के अंदर, और उन तीनों इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड जो किया गया था उसमें अलग अलग गवर्नर्स या वाइसराय तो नहीं कहेंगे इस समय, लेकिन अलग अलग गवर्नर्स रहा करते थे। ठीक है, मद्रास का अलग होता था, बॉम्बे का अलग होता था, बंगाल का अलग होता था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था, क्योंकि मद्रास का गवर्नर अब उतना शक्तिशाली नहीं रह गया था, क्योंकि सारी शक्तियां किसके पास आ चुकी थी, बंगाल के गवर्नर के पास में आ चुकी थी। तो इस वजह से मद्रास में एक प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था, और मद्रास की प्रेसिडेंसी क्या करती थी, जिस तरीके से आप लोग समझ लो विधानसभा या विधान परिषद टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं किसी राज्य के अंदर, उसी तरीके की प्रेसिडेंसी यहाँ पे बनाई गई थी, क्योंकि इम्पोर्टेंट एरिया था, और इस वजह से यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड है। तीसरा वही है फिर जो भी है आपके मैसूर युद्ध हुए थे इसके समय में, एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, और संधियां वगैरह जो भी हुई थी मराठास के साथ में, वो भी सब इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। मतलब आप देखोगे कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में मराठास लगभग पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आ चुके थे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुके थे। और इन सब के पीछे कारण जिम्मेदार क्या था, वो कारण था भारत में सहायक संधि। ठीक है, तो भारत में जो सहायक संधि आई थी इसके 4 क्लॉजेस हैं, टोटल 4 चरण हैं, और उन 4 चरणों को अलग अलग तरीके से आपको आंसर्स में मेंशन करना होता है जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मेंस में क्वेश्चन क्योंकि पूछा गया है, इस वजह से ये चारों चरण आपको पता होना जरूरी है कि ये लोग सहायक संधि के थ्रू भारत के अंदर इंप्लीमेंट करना क्या चाहते थे। मकसद नो डाउट इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था भारत के अंदर, राजनीतिक रूप से भारत के ऊपर कंट्रोल चाहते थे, लेकिन उसके लिए इन्होंने किस तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे सहायक संधि का प्रयोग किया। ठीक है, अब किसी भी स्टेट से अगर सहायक संधि के हस्ताक्षर लेने होते थे तो उनके सामने एक पूरा का पूरा ब्राउजर रखा जाता था, और उसको बोला जाता था कि आप इसकी शर्तों को पढ़ लीजिए, और ये 4 शर्तें सहायक संधि के तहत हैं, और इन 4 शर्तों को आपको मानना कंपलसरी होगा अगर आप हमारी सहायक संधि को साइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग समझ गए उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, जो लोग नहीं समझे उनको ये समझ आया ब्रिटिशर्स हमको सहयोग देना चाहते हैं पॉलिटिकली पूरी तरीके से, उन्होंने तुरंत आके इन संधियों के हस्ताक्षर किए। ठीक है, जो लोग लॉन्ग विजनरी लोग थे वो लोग समझ रहे थे कि अंग्रेज भारत में सहायक संधि साइन करा के एक्चुअल में क्या कराना चाहते हैं। तो इसके पहले चरण की अगर आप बात करो तो पहले चरण में साफ साफ लिखा है, इस चीज को आप लोग अगर देखोगे पढ़ोगे, ये चारों चरण है इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे कि राजा जो है या फिर राज्य जो भी है उसके कंपनी के सहायक राज्य का भी, ये तो दूसरा है पहला वाला। पहले चरण में कंपनी किसी भी भारतीय राजा को युद्ध में सहायता देने के लिए अपने सैनिक प्रदान करती थी, अपने सैनिक प्रदान करती थी सहायता प्रदान करने के लिए। इसका यह मतलब हुआ कि मैसूर और मराठा अगर आपस में वॉर करेंगे और मैसूर ने अगर कोई संधि साइन की हुई है अंग्रेजों के साथ में, तो मराठास के अगेंस्ट में कौन आ जाएगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी और अपने सैनिकों को देगी लाके। ठीक है, और वो सैनिक आके क्या करेंगे, मैसूर को पूरा समर्थन देंगे, जिससे मैसूर और अंग्रेज एक टीम में आके मराठास को यहाँ पे रोकने का कार्य करेंगे। जो भी ये संधि साइन करेगा उसको ये वाला पूरी तरीके से क्लॉज मिल जाता था कि अंग्रेजों की इतनी हाई जो आर्मी है, जो टेक्निकली वो लोग उनको पूरी तरीके से तैयार किए हुए हैं, जिनके पास एडवांस हथियार है, वो हमको आगे सहायता देगा। तो ऐसे लोग जो समझ गए इस बात को, उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों के साथ तुरंत सहायक संधि को साइन कर दिया। अब ये देखिए कोई भी लालच में आ सकता है कि ठीक है यार आर्मी मिल रही है हमको अगर अच्छी खासी, और दूसरे स्टेट अगर हम पे अटैक कर रहा है तो उस अटैक से बच सकते हैं। ठीक है, तो पहले चरण में
इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय राजा अगर किसी भी युद्ध में जाता है या किसी भी तरीके की कोई भी ट्रीटी के अंदर जाता है और उसको अगर सहायता की जरूरत है अंग्रेजी सैनिकों की, तो अंग्रेज उसे अपने सैनिक प्रदान करेंगे। पहली संधि के अंदर ये बात की गई थी। दूसरे चरण में बोला गया था एक साथी राज्य जो कंपनी के सहायक राज्य का भी मित्र राज्य होता था कि सहायता करने के लिए अपने सैनिक भेजेगी। इसका ये मतलब हो गया कि मैसूर और हैदराबाद दोस्त हैं आपस में, और मराठास ने अटैक कर दिया हैदराबाद के ऊपर, लेकिन संधि हैदराबाद ने साइन नहीं की हुई है। संधि किसने साइन की है? मैसूर ने साइन की हुई है। तो क्या होगा अगर मैसूर बोलती है ये बात किसी भी तरीके से कि भाई हैदराबाद हमारा दोस्त है और आप हैदराबाद की मदद करने के लिए आगे आइए, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए भी तैयार थी कि अगर आपका कोई राज्य मित्र राज्य है और उसने सहायक संधि में हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो भी हम मदद करने जा सकते हैं अगर आप हमसे आग्रह करेंगे इस चीज का। तो इससे दूसरे लोगों को भी प्रॉफिट होता था। मतलब मैसूर का दोस्त अगर हैदराबाद है तो हैदराबाद बिना संधि साइन किए भी अंग्रेजों की सहायता ले सकता। तो दूसरा चरण भी ठीक है, दूसरे वाले में भी बात समझ आ रही है कि ठीक है पहला भी चलो अंग्रेज सहायता देंगे, दूसरे वाले में भी अंग्रेज सहायता देंगे, जिसने संधि नहीं साइन की है उसको भी सहायता देने के लिए तैयार है। बस शर्त क्या थी कि वो संधि किए हुए राज्य का मित्र राज्य होना चाहिए था। ठीक है, दो चरण हो गए। तीसरे चरण के अंदर इन्होंने ये बोला था कि भारतीय सहयोगी को सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए धन की आपूर्ति करनी होती थी। अब भारतीय अगर किसी भी तरीके का सहयोग चाहते थे, किसी भी तरीके की कोई भी सपोर्ट सिस्टम चाहते थे, तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? ये धन की आपूर्ति। ठीक है, सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए भाई आप पैसा भी तो दोगे, राज्य जो भी हैं हैदराबाद मैसूर वो पैसा भी तो देंगे किसको? अंग्रेजों। तो अंग्रेज क्या बोलते थे? अंग्रेज बोलते थे कि कंपनी आपके सैनिकों को भी प्रशिक्षण दे सकती है और हथियार मुहैया करा सकती है अगर आपको अंग्रेजी सैनिक नहीं चाहिए। अगर मैसूर की आर्मी को मैसूर के ही सैनिक चाहिए, मान लिया मैसूर बोल रहा है हमारी आर्मी खुद लड़ेगी, तो अंग्रेज क्या बोलते थे कि हम आपकी आर्मी को ट्रेनिंग देंगे, हथियार भी देंगे, सारी चीजें। जैसे आज के समय में ये मॉडर्न काम कौन करता है? अमेरिका करता है, यूएसए करता है। यूएसए क्या बोलता है किसी का भी कोई वॉर होता है, किसी तरह की चीज होती है तो अपनी आर्मी को उनके घर में भेजता है और क्या करता है? ट्रेनिंग दिलवाता है अपने सैनिकों से, उनके सैनिकों को, तो वो ट्रेनिंग देके आते हैं उसको। प्लस अमेरिका अपने हथियार भी भेजता है उन सारे लोगों को, और इस तरीके से कमजोर स्टेट को क्या करता है? और ज्यादा सपोर्ट देने की कोशिश करता है। बेसिकली उसका काम होता है, वो क्या होता है? वो अपने हथियार बेचना होता है ना, वो ये कार्य करता है। तो ये अंग्रेज क्या चाहते थे यहाँ भारत के अंदर? ये पॉलिटिकल कंट्रोल चाहते थे, और इस पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए इन्होंने तीसरा क्लॉज जो चुना वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। क्यों? क्योंकि ये जो भी सैनिक अगर मैसूर के, हैदराबाद के, मराठा के अगर सपोर्ट चाहते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और अंग्रेजों की सेना नहीं चाहते, क्योंकि अंग्रेजों की सेना को अगर लेना होगा तो अंग्रेजों की सेना को हमें क्या देना पड़ेगा? सैलरी देनी पड़ेगी, उनको बुलाने के लिए पैसा भी देना पड़ेगा, उनके खर्चे भी उठाने पड़ेंगे, और इतना खर्चा अगर कोई बेयर नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा? वो कहेगा भाई तुम हमारे सैनिकों को आगे ट्रेनिंग दिलवा दो सिर्फ और सिर्फ, और हथियार दे दो, हम खुद अपना लड़ाई लड़ लेंगे। तो इन्होंने ये क्लॉज भी यहाँ पे रखा हुआ था कि ऐसा भी कर सकते हैं आप कि अपने सैनिक को भेजिए, हम प्रशिक्षण देंगे और हथियार देंगे, और आप उनको पूरी तरीके से तैयार करके आपको दे देंगे और आप उसको वॉर में यूज कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका था। चौथे तरीके के अंदर इन्होंने क्या करा, यहां तक भी बात थोड़ी बहुत चलेगी। इन्होंने ये करा कि कंपनी किसी भारतीय सहयोगी के क्षेत्र की रक्षा करने के लिए उस राज्य में अपनी पूरी की पूरी सोल्जर या सैनिक फोर्स को लगा देती थी। ठीक है, मतलब अगर मैसूर के ऊपर आक्रमण होने वाला है, मराठा आक्रमण करने वाले हैं, तो क्या करेंगे अंग्रेज? ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी भेज देगी और आर्मी भेज के मैसूर के अंदर अपॉइंट करवा देगी। अब वो आर्मी पता नहीं कितने साल रुके वहां पे, जरूरी नहीं 1 महीना 2 महीना रुके। अगर कोई बैटल हो रहा है तो चलो 1-2 दिन की बात है, रुक गई और रुक के वहां से चले गए। लेकिन जब कोई युद्ध होता है तो वो 3 साल चले, 4 साल चले, 5 साल, नहीं पता हमें कुछ भी। तो इतने समय के लिए यहाँ पे क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? अपनी पूरी आर्मी उठा के भेज दिया करती थी, और आर्मी को वहां पे रहने का, वहां पे पूरी तरीके का जो भी खर्चा होता था, एक्सपेंडिचर होता था, वो सब कौन उठाएगा? मैसूर या वो राज्य उठाएगा जो राज्य ने उसको अपने यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस सर, तो पहले और चौथे में फर्क क्या हुआ फिर? पहले और चौथे में फर्क क्या हो? देखो पहला वाला जो पॉइंट है उसके अंदर बोल रहा है कि भारतीय राजा को युद्ध में सहायता देने के लिए सैनिक प्रदान करेंगे। युद्ध हुआ, सैनिक दिए, वो लोग लड़के वापस चले गए, ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन चौथे वाले में क्या होता था? परमानेंट बेसिस पे सैनिक अपॉइंटी कर दिए जाते थे स्टेट के अंदर किसी भी,
और वो तब तक अपॉइंटेड रहेंगे जब तक वॉर की आशंकाएं हैं। आशंका से ही शुरू हो जाती थी इनकी यहाँ पे पोस्टिंग। और पहले वाले पॉइंट से चौथा इसलिए अलग है क्योंकि जब लड़ाई होगी तब ये लोग जाएंगे, और यहाँ पे क्या है पहले से अपॉइंट हो जाते थे, 4 साल रहे, 5 साल रहे, कितने भी साल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस था एक। और इन चारों पॉइंट्स को अगर कोई कंसीडर करता था कोई भी स्टेट, तो वो स्टेट सहायक संधि को मानने को तैयार हो जाता था। क्योंकि ये सीधी सीधी संधि दिख रही है आप लोगों को कि यार ठीक तो है, अगर कोई बैटल लड़ाई लड़ रहा तो उसको आर्मी की जरूरत पड़ती है, तो आर्मी की जरूरत के लिए अंग्रेज सहायता करने के लिए तैयार है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर सहायक संधि कोई व्यक्ति साइन कर देता था तो ये लोग अंग्रेज अपने सैनिकों को वहां पे अपॉइंट करते थे, और अपॉइंट करने के बाद में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर देते थे। मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो जाता था पूरी तरीके से, और राजा जो भी डिसीजन लेगा वो किससे पूछ के लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछ के लिया करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेनी होती थी पहले, और वो परमिशन इस तरीके की थी कि अगर हम लोग अपनी आर्मी को किसी भी तरीके से यूज करना चाहते हैं तो राजा का उसके अंदर रोल खत्म हो जाता था। अब क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता था कि आप लोग इस आर्मी को अगर यूज करना चाहते हो तो वो हमारे आधार पर यूज करो। तो पूरी तरीके से कंट्रोल किसका हुआ करता था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। इसका जीता जाता बहुत एग्जैक्ट एग्जांपल आपके आज के समय में यूएसए दिख रहा है, आपको सामने से दिख रहा है एकदम पूरी तरीके से। बस वहां पे सहायक संधि साइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था? इजराइल और यूएसए के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, कई सारी ट्रीटी साइन हुई है इनके ट्रेड को लेके, व्यापार को लेकर। तो ये लोग व्यापार करते हैं आपस में, अच्छा व्यापार है, अच्छे संबंध इनके आपस में। तो यूएसए इस समय इजराइल को उस वॉर स्टेट से बाहर ही नहीं आने देगा, ठीक है। अगर इजराइल खुद भी वॉर खत्म करना चाहता है तब भी यूएसए उसके ऊपर थोप रहा है कि नहीं वॉर खत्म मत करो, अभी वॉर लड़ो। तो ये क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी यही करती थी मैसूर या हैदराबाद के राज्यों के साथ में। अगर वो राज्य चाहे भी कि वॉर खत्म हो जाए तो वो वॉर खत्म नहीं होने देते थे, वो चाहते थे क्योंकि उनका उसमें पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ करता था, ठीक है। तो वो उस पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वॉर को खत्म होने नहीं देना। हाँ एकदम एकदम बढ़िया। अब बताइए सबकी सभी आई क्या? सर आने को तो है, निकल सकते हैं। ये वीडियो हो रही है पूरा आ रहा है। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि 4 चरण है टोटल। इन 4 चरणों में जो सहायक संधि है, इस सहायक संधि को जिस भी स्टेट ने साइन किया वो पॉलिटिकली प्रेशर में आ जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उनको अपने डिसीजन उन्हीं के आधार पे लेना पड़ते थे, ठीक है। और जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र टाइप की चीजों को पसंद किया करते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना पसंद करते थे, वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम संधि अंग्रेजों के सामने साइन करें। जैसे मराठास नहीं चाहते थे, हैदराबाद चाहता था, ठीक है। जिस तरीके से अवध पहले चाहता था और बाद में 1856-57 देखेंगे तब जाके ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के स्टेट्स हैं। मैसूर जैसे बिल्कुल नहीं चाहता था कि सहायक संधि को साइन किया जाए, लेकिन मैसूर के जो राजा थे बाद में चिका कृष्ण राजे, वो चाहते थे कि सहायक संधि को साइन कर दिया जाए। तो सबके स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग थे संधि को लेके। तो ये संधि को साइन करने के लिए जो भी स्टेट हामी भर देता था उसके ऊपर आर्मी और पॉलिटिकल कंट्रोल अंग्रेज अपना स्थापित कर दिया करते थे। ये है पूरी की पूरी सहायक संधि। और ये सहायक संधि मेंस में आपके एग्जाम में लिखने को भी आती है, और कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 ऐसे ही दे देगा 4, और चारों सही ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन बना देगा 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, चारों क्लॉजेस दे देगा। तो ये चारों क्लॉजेस जैसे लिखे हुए हैं इसी फॉर्म में याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ओरिजिनल लैंग्वेज मैंने लिखी है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज सहायक संधि में एग्जैक्ट लिखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल तोड़ मरोड़ नहीं किया गया, एग्जैक्ट वही लिखी गई है जो यहाँ पे है। तो यही स्टेटमेंट एग्जैक्ट उठा के क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। तो ये दे दूंगा मैं आपको बाद में, आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। तो थर्ड वाली समझा देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा फिर से एक बार समझा देता हूँ। पहले वाले चरण के अंदर बोला गया था कि अगर भारतीय राजा किसी भी युद्ध के अंदर इन्वॉल्व है और उनको अगर कोई सहायता चाहिए तो वो सहायता ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सैनिक भेज के करेगी। सिंपल है पहला वाला एकदम, ठीक
ठीक है। दूसरा वाला बोल रहा है कि अगर कोई राज्य हमारे साथ में सहायक संधि साइन किया हुआ है और उस राज्य के साथ का कोई मित्र राज्य संकट में है तो ऐसे राज्यों की भी हम मदद करेंगे अगर सहायक संधि वाला राज्य हमसे कहता है कि आप हमारे मित्र राज्य की मदद करें, तो वो दूसरी संधि का पार्ट हो जाता है। तीसरी संधि के अंदर ये है कि भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण देने की बात हो रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को बुलाया तो बुलाने के एवज में हमको क्या देना पड़ रहा है, उनको पैसा पूरा पूरा अपॉइंट करके देना पड़ रहा है। चौथी वाली संधि यही बोलती है कि आप उनको अपने यहाँ रखोगे 4 साल 5 साल जब तक भी रखना है, सारा खर्चा आप उनका उठाओगे। अब इस खर्चे से अगर कोई बचना चाहता है तो वो तीसरी वाली क्लॉज के ऊपर चला जाए। तीसरा क्लॉज क्योंकि ये कहता है कि हमारे खुद के सैनिक लड़ेंगे। मैसूर की अगर लड़ाई है हैदराबाद के साथ में तो मैसूर लड़ेगा हैदराबाद के साथ में। उन्हें अंग्रेजों की जरूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है, ना ब्रिटिश आर्मी की जरूरत है। हाँ, लेकिन ब्रिटिशर्स अपनी सपोर्ट कैसे देंगे? फिर ब्रिटिशर्स अपनी सपोर्ट ऐसे देंगे कि तुम अपनी आर्मी को भेजो, हम उसको ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे, सहायता करेंगे इस चीज में कि हम आपको अच्छे हथियार दे पाए, जिससे आप किसी भी अगर राज्य के साथ में उलझोगे तो आपको मदद प्राप्त हो जाएगी। ये तीसरा वाला ट्रेनिंग के बेसिस और सहायता के फॉर्म में हथियार देने के बेसिस के ऊपर तीसरा वाला संधि का पार्ट। तो ये चारों संधि के पार्ट थे और सहायक संधि जो भी साइन करता था वो चारों क्लॉज को मानने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से विवश हो जाता था। अब अंग्रेज ये नहीं बोले हैं कि आप चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे और वाला ऑप्शन नहीं है बीच में, ठीक है। ये कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी चारों चीजें हैं। अगर आप कोई भी चीज साइन करते हो इस संधि के अंदर चारों चीजों में से तो आपके ऊपर चारों बाउंड हो जाएंगे और अंग्रेज जैसा चाहेंगे वो आपको देंगे। ये राज्य के ऊपर निर्भर ही नहीं रह गया था। सहायक संधि तो ये दिखाती है कि जैसा राज्य चाहेंगे वैसा होगा, ये दिखा रही, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला तुमने सहायक संधि हमारे साथ में साइन की है और अब हम जो क्लॉज चाहेंगे तो हमारे ऊपर वो थोपेंगे। अब मैसूर बोल रहा है नहीं, मुझे तो सिर्फ आर्मी की जरूरत है एक वॉर के लिए, तुम एक आर्मी भेज दो, मुझे बस ये लड़ाई लड़नी है, वापस आर्मी को बुला लेना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी नहीं, मैं तो तुम्हारे ऊपर ये क्लॉज थोपूंगा, तुम्हें आर्मी की परमानेंट जरूरत है और तुम हमारी आर्मी को पैसा भी दोगे। तो ये अंग्रेज जबरदस्ती थोपना शुरू कर दिए। तो इसलिए इस संधि के थ्रू भारतीय स्टेट्स का एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था, इसलिए इस संधि से ज्यादातर राज्य अपने आप को दूर रखना चाहते थे। लेकिन चाहे हुक बोलो चाहे क्रुक बोलो, किसी भी तरीके से अंग्रेजों ने इस संधि को साइन सभी स्टेट से धीरे धीरे करके करवा दिया, ठीक है। तो ये स्टेट है, इस चीज की पोजीशन यही है कि सहायक संधि यहाँ पे सभी स्टेट्स ने धीरे धीरे साइन कर दी और लगभग पहले सदी के कार्यकाल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्लॉजेज में से अगर है तो वो ये। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो लॉर्ड वार्नर को छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। लॉर्ड मिंटो वन के ऊपर आते हैं। लॉर्ड मिंटो वन, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इन्होंने रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि साइन की थी 1809 के अंदर। अमृतसर की संधि पढ़ा चुका हूँ मैं पूरी, ठीक है। सतलज रिवर वाला जो भी सीन था वो सब इसी के अंदर था, उसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। चार्टर एक्ट जो आया था 1813, इससे पहले ऐसा नहीं कि ये पहला चार्टर एक्ट है भारत के अंदर, इससे पहले एक चार्टर एक्ट और आ चुका था और वो था 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। और 1793 का चार्टर एक्ट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है क्योंकि उसने भारत के अंदर कोई बहुत मेजर या बड़े चेंजेस नहीं किए हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वो आप लोग पॉलिटी के अंदर पढ़ चुके हो क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस हैं, ऐतिहासिक चेंजेस कुछ खास नहीं है, इसलिए उसको पढ़ाने का कोई मकसद नहीं करना। 1813 क्योंकि चार्टर एक्ट के अंदर एक चीज बोली गई थी कि हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आएगा और वो चार्टर एक्ट भारत के अंदर आके पुराने वाले चार्टर एक्ट को पूरी तरीके से रिव्यू करेगा और अगर उसके अंदर किसी चेंजेस की जरूरत होगी तो नए वाले चार्टर एक्ट पुराने चार्टर एक्ट को चेंज कर देगा, ठीक है। तो 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर कुछ कमियां जो रह गई थी उन कमियों को रिमूव करने के लिए एक नया चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम आया जो 1813 के अंदर आया था। अब ये लॉर्ड मिंटो के समय पे आया है इसलिए इसको लॉर्ड मिंटो का चार्टर अधिनियम बोला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा जरूर। तो कभी कभी क्वेश्चंस इस फॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं, तभी आप लोग को ये याद रहना जरूरी है जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या वायसराय है उनका समय काल क्या है, ठीक है। अब क्योंकि 1813 में ही लॉर्ड मिंटो हट जाते हैं और इसके बाद में एक नया गवर्नर जनरल आएगा, वो 13 ही में आएगा, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि 13 में तो वो भी था और 13 में ये भी था, तो चार्टर एक्ट उसके समय में आया होगा, चार्टर एक्ट मिंटो के ही समय में आया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो
कभी कभी कुछ फैक्ट इस बात पे भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो चार्टर्ड एक्ट 1813, इसके प्रावधान पढ़ने से पहले, क्योंकि अगेन फिर ये एक मेंस का पार्ट है, प्रावधान पढ़ने से पहले इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि चार्टर एक्ट क्या बोलता है और ये लाया ही क्यों गया, कारण क्या था चार्टर एक्ट को लाने का। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सबने सुना है? जिसने नहीं सुना है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर फिर सुनोगे आगे चल के। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन को बोला जाता था समुद्री रास्तों का सबसे बड़ा योद्धा। ठीक है, जब भी कोई समुद्री योद्धाओं की बातें होती हैं तो नेपोलियन का नाम सबसे आगे आता है। ठीक है, अब नेपोलियन बोनापार्ट का रोल यहाँ पे क्या आ गया, हम लोग उसके बारे में पढ़े क्यों है? क्योंकि यूरोप में फ्रांसीसी सहयोगी के जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में एक संधि साइन की थी, और वो संधि कुछ इस तरीके की थी कि वहां पे जितने भी यूरोपीय रीजन है वहां पे जो अतिक्रमण पूरी तरीके से करेंगे वो फ्रांसीसी लोग करेंगे, और नेपोलियन उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब समुद्री रास्तों पर जो पहले अरब कंट्रोल किया करते थे, जिनको जैसे तैसे पुर्तगालियों ने छीन के अपने पास में किया था, वो वापस से नेपोलियन के आने के बाद में फ्रांसीसियों या ऐसी पावर्स के पास में जाना शुरू हो गया। और जब इन पावर्स के पास में समुद्री कंट्रोल जाना शुरू होगा तो अंग्रेज जो कि ब्रिटिशर्स हैं उनके हाथ से पॉलिटिकल कंट्रोल छूटेगा या इकोनॉमिक कंट्रोल छूटेगा, और जब उनके हाथ से इकोनॉमिक कंट्रोल छूटेगा तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज पहले क्या कर रही थी, व्यापार कर रही थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की मोनोपोली जब मिली तो इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड के अंदर तो वैसे हजारों कंपनियां बनी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इंग्लैंड के अंदर हजारों कंपनियां बनी, लेकिन उन 1000 कंपनी में से सिर्फ एक कंपनी को भारत में ट्रेड करने का अधिकार मिला, और ये बोला गया इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी भारत के अंदर नहीं जाएगी जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी वहां व्यापार करेगी। इसी को क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं, जो रिलायंस क्रिएट कर रहा है जियो के फॉर्म में धीरे धीरे करके और कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है व्यापार में मोनोपोली, और मोनोपोली का अधिकार इसने राज्य से ले लिया और बोला कि भारत के अंदर सिर्फ अगर व्यापार करेगा तो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो जो हजारों कंपनियां यूरोप के दूसरे इलाकों में व्यापार कर रही थी, जिनको नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने महाद्वीपीय संधि के थ्रू रोक दिया, अब वो कंपनियां कहां जाएंगी, क्या करेंगी, क्योंकि यूरोप के अंदर तो परमिशन है, अब फ्रांस करने नहीं देगा या नेपोलियन ये करने नहीं देगा वहां पे, तो ये कंपनियां क्या करेंगी फिर? इन कंपनियों ने जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपील करी और इन्होंने बोला हमको भारत के राज्य की तरफ भी व्यापार का अधिकार दिया जाए। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, हमको भारत के राज्य की तरफ भी व्यापार का अधिकार दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज रूल कहां कर रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, भारत के एरिया में कर रहे हैं, इधर थाईलैंड म्यांमार वगैरह का जितना भी इलाका है इसमें कर रहे हैं, तो हमको इधर का अधिकार दिया जाए। तो जब इन्होंने अपील करी जाके, तो इस अपील को कई सालों से टाला जा रहा था, लेकिन फाइनली 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू सुन लिया गया, और वही एकाधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कौन से एक्ट के थ्रू समाप्त हुआ, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त हुआ। मतलब इन लोगों को जो लाइसेंस प्राप्त था कि सिर्फ आप ही जाके भारत के अंदर व्यापार करोगे, उस लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, और अब और भी दूसरी कंपनीज इंग्लैंड की भारत के अंदर आके व्यापार कर सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी बड़ा लॉस है। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो, क्योंकि उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, इकोनॉमिकली भी हो रहा था, और वो पॉलिटिकल भी कंट्रोल पूरा भारत के ऊपर अपना बना चुका था। तो ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला था पुराने समय में या इतिहास में कि एक कंपनी निकली और कंपनी ने जाके किसी देश के ऊपर रूल किया हो। ठीक है, ये वैसी बात हो गई कि अंबानी जी निकले और जाके किसी अमेरिका के ऊपर जाके रूल करने लगे जाके, क्योंकि रिलायंस उनकी कंपनी, और बोले आज से अमेरिका के ऊपर रिलायंस कंपनी का रूल है। ठीक है, तो बड़ी सुनने में हमें अजीब बात लगती है, लेकिन उस समय ऐसा एक्चुअल में हुआ, क्योंकि कंपनी थी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी है, और उसने आगे भारत के ऊपर रूल किया। ठीक है, तो ऐसी कंपनी की मोनोपोली को तोड़ना अंग्रेजों के लिए जरूरी था, लेकिन एकदम नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड बनाया किसने था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बनाया था। और भारत के अंदर जो पूरा का पूरा यूरोपीय व्यापार लेके आए थे और इतना प्रॉफिट जो अंग्रेजों को दे रहे थे, वो कौन दे रहे थे, कंपनी वाले ही तो दे रहे थे, तो उनकी मोनोपोली इतनी आसानी से ब्रेक तो नहीं की जा सकती। तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला, इन्होंने बोला हम आपकी मोनोपोली खत्म कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में 20 साल का एकाधिकार और बढ़ा रहे हैं।
क्या बोला इन्होंने, हम आपकी मोनोपोली तो खत्म कर रहे हैं। मोनोपोली का मतलब आप जो व्यापार का पूरा इलाका अपने हाथों में रख के बैठे हो, हम और लोगों को भी भेजेंगे, व्यापार करेंगे जो दूसरी वस्तुओं पे आकर। लेकिन शर्त ये होगी अभी कि 20 साल के लिए हम आपकी मोनोपोली को और क्रिएट कर देते हैं, लेकिन सिर्फ चुनिंदा चीजों के अंदर, जिसके अंदर आएगी चाय, जिसके अंदर आएगी चीनी और जिसके अंदर आएगा अफीम। ये दोनों बहुत सुना है आप लोगों ने, इसको कभी नहीं सुना है आप लोगों ने, ठीक है, सुना है, बहुत अच्छी बात है जिसने सुना। तो चाय, चीनी और अफीम, बोला गया कि मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की अभी भी इन 3 चीजों में बरकरार रहेगी, जिसको अगले 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। क्या बोला गया, अगले 20 साल के, मतलब अब नंबर कब आएगा, 1833 में आएगा, ठीक है, इसलिए 33 का एक्ट आएगा अभी आगे चल के जब हम लोग देखेंगे। तो 13 के एक्ट के अंदर ये बात बहुत निश्चित तौर पर क्लियर कर दी गई कि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी जो एकाधिकार तमाम बिजनेस या ट्रेड या प्रोडक्ट्स के ऊपर रखा करती थी, उन सबका एकाधिकार अब समाप्त करा जाता है, और अधिकार अगर रखा जाएगा तो सिर्फ इन 3 वस्तुओं के ऊपर रखा जाएगा। क्योंकि चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, उसको तोड़ना अंग्रेजों के लिए खुद की कमर तोड़ने जैसा था, ठीक है। चाय का व्यापार, चाय की इतनी अंधाधुंध भारत में मार्केटिंग करने वाले कौन थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, तो ये इनसे वो छीनना नहीं चाहते थे। अफीम जैसी चीजों की जो लत लगाई थी अंग्रेजों ने ही भारतीय लोगों को लगाई, और इस वजह से अफीम की खेती को भी नहीं छुड़वाना चाहते थे अंग्रेजों से, क्योंकि किसानों से सबसे ज्यादा प्रॉफिट अफीम पे ही लिया जाता था, और अंग्रेज उसी अफीम की खेती को भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनना नहीं चाहते थे। तो इसलिए इन 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर ये काम हुआ। अब देख लीजिए प्रावधान क्या थे, ये तो पृष्ठभूमि है, प्रावधान के अंदर ये कुछ चीजें हैं, जिसमें पहला प्रावधान बोल रहा है ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया। मतलब ब्रिटिश संपत्ति का मतलब ये हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर जितने भी राज्यों को जीता, उन राज्यों के ऊपर अब ब्रिटिश संप्रभुता मतलब ब्रिटिश सॉवरेनिटी यहाँ पे रूल करेगी। इसका मतलब यही हो गया कि मोनोपोली जो 20 वर्षों के लिए कंपनी पॉलिटिकली अपने हाथों में रखती थी, पॉलिटिकल सारे के सारे प्रभाव खत्म कर दिए गए, ठीक है, पॉलिटिकल प्रभाव खत्म कर दिए गए। दूसरा देखिए, कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जैसा कि मैंने बताया 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें ही सिर्फ मोनोपोली बची, बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया, ठीक है। तीसरा देखिए, इसने स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया। स्थानीय सरकार का मतलब ये हो गया कि जैसे मैसूर है, मराठा है, हैदराबाद है, ये कुछ सरकारें हैं, इन सरकारों के ऊपर अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स का है और ब्रिटिशर्स यहाँ पे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो अब सारे के सारे कर्ज जो वसूलेंगे वो ब्रिटिशर्स वसूलेंगे भारतीय स्टेट से सीधा, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अभी तक इंडियन स्टेट्स करती थी कवर, ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कर को वसूला करते हैं। इसलिए जमींदारी सिस्टम बहुत सारे भी आपको देखने को मिलेंगे आगे भी, जैसे आपने परमानेंट सेटलमेंट देखा, कर वसूलने के बेसिस पे ही था। इसके बाद कंपनी का लाभांश तय किया गया कि लगभग कितना होगा, 10.5%, जो कंपनी अभी तक भारत के अंदर 90% प्रॉफिट अर्न किया करती थी, क्योंकि उसकी मोनोपोली थी, है ना। 10% प्रॉफिट उठा के किसको दे देते थे, कंपनी दे देती थी ब्रिटिश को, पूरी तरीके से क्राउन को दे दिया करती थी कि आप ही की बदौलत हम भारत के अंदर आए हैं, तो 10% का प्रॉफिट पूरा उठा के आप रख लीजिए। लेकिन अब क्या करा गया, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया गया। 90% के प्रॉफिट शेयरिंग को सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी तक नहीं रखा गया, अब बहुत सारी कंपनीज को भारत के अंदर लाया गया और सबके बीच में प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है। और वहां से ब्रिटिश क्राउन भी अपना प्रॉफिट लेता था, लेकिन कंपनी का लाभांश जो 10.5% तय किया गया था, वो किस आधार पर किया गया था, इन तीनों चीजों के आधार पर किया गया था, ठीक है, चाय, चीनी और अफीम के आधार पर किया गया था। और इस अधिनियम ने यूरोपीय ब्रिटिश विषयों की तुलना में भारत की अदालतों को शक्तियां प्रदान कर दी थी। अब भारत के अंदर अदालतें बनना शुरू हुई नहीं, कॉर्नवालिस कोड वगैरह आप लोगों ने पढ़ा, पीछे कॉर्नवालिस के बारे में भी पढ़ा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अगर हम लोग देखें तो हमने देखा न्यायिक व्यवस्थाएं लगभग शुरू हो चुकी थी, भारत के अंदर न्यायालय बन रहे हैं। न्यायालय क्या कर रहे हैं, भारतीय लोगों को यहाँ पे कोई भी कानून बनाना होता है, उस कानून से रिलेटेड तमाम सहयोग प्राप्त करते थे, बहुत सारी चीजें हुआ करती है। तो इस अधिनियम ने क्या करा था, ब्रिटिश विषयों की तुलना में
ठीक है। भारत की अदालतों को अधिक शक्तियां प्रदान करती, मतलब ब्रिटिश जो वहां बैठे हुए हैं, जो अभी तक काउंसिल से बैठ के सीधी यहाँ पे किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था को लागू कर दिया करते थे, उसके मुकाबले अब भारतीय न्यायालयों को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई थी कि भारतीय न्यायालय बैठ के अब किसी भी तरीके का जस्टिस कर सकते हैं भारत के अंदर बैठ। तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारतीय न्यायालयों को मजबूत किया था। इस बात को आप किसी भी पॉइंट के तरीके से समझ सकते हैं। तो भारतीय न्यायालयों की शक्तियां बढ़ गई थी। इसके तहत अब काउंसिल के जो डिसीजन थे वो ज्यादा प्रभावी नहीं माने जाते। इसी अधिनियम के तहत अगर हम लोग बात करें तो मिशनरियों का कॉन्सेप्ट आता है। भारत के अंदर मिशनरियों को ओपन परमिशन दे दी गई थी, एग्जैक्ट ओपन परमिशन आप कह सकते हो कि भारत के अंदर मिशनरी क्या करेंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मिशनरी का मतलब क्रिश्चियन फॉलोअर्स, और वो क्रिश्चियन फॉलोअर्स क्या करते थे, हर धर्म के वर्ग के लोगों के पास में जाने की उनको अनुमति थी और उनको इन्फ्लुएंस कर सकते थे इस बात को लेके कि वो लोग हिंदू धर्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, मुस्लिम धर्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, और उसके लिए तमाम तरीके के उनको प्रॉफिट भी गिनाए जाते थे। जो ब्रिटिश मिशनरी थे, ऐसी परमिशन क्या भारत के समय में आज है या नहीं है? अगर हम बात करें कि क्या धर्म के प्रचार प्रसार की परमिशन भारतीय संविधान देता है या नहीं देता है? देता है। तो इसको लेके इतना कंट्रोवर्सी क्यों मची थी? इन्होंने भी तो यही काम किया था। इन्होंने बोला कि हम भी धर्म का प्रचार, मिशनरियों का ये निष्कर्ष निकाला गया था कि वो अपने जो था पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाह रहे थे, जिससे एक बड़ा दल अंग्रेजों का समर्थक हो जाए भारत में। ठीक है, एक बात ठीक है। और कुछ कोई अलग तरीके से इस पॉइंट को समझाना चाहे कि ब्रिटिश मिशनरी भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार को करना चाहते हैं, इसकी परमिशन उन्हें मिल गई। तो इस परमिशन को मिलने के लिए बुराई क्या है? क्योंकि भारतीय संविधान तो आज भी परमिशन देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, हम आपको नहीं रोकते। लेकिन सर वो उस समय धर्म परिवर्तन करा रहे थे ना। तो धर्म परिवर्तन तो फोर्सफुली आज भी अलाउड नहीं है, तब भी अलाउड नहीं, कानून में अलाउड नहीं था। वो कर लेते थे, वो अलग बात है। कानून में अलाउड नहीं था कि आप जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन कराओ, अलाउड तो भी कानून नहीं था। एक्चुअल में बात ये थी कि आज के समय में अगर मैं बोलूं कि जुर्मन इंटर कॉलेज के अंदर एक कॉन्फ्रेंस लगाई जा रही है जहाँ पे ईसाई मिशनरी आएंगे और आप सबको वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है जाके, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर धर्म के परिवर्तन की बात की जाएगी, तो क्या आप लोग वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे? नहीं करोगे। अगर आप अपने धर्म से प्रेम करते हो, नहीं करोगे ना, तो आप किसी और धर्म में नहीं जाना चाहोगे। वहां पे क्या हुआ था? वहां पे बोला गया जितने कॉलेजेस हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, हर जगह आपको परमिशन है कि आप जाइए और जाके कॉन्फ्रेंस कीजिए रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे प्रचार प्रसार कीजिए। और कोई कहता था कि नहीं मुझे तो ITI जाना है क्लास करने, बोले बैठो चुपचाप क्लास तो ताला लगा के अंदर मिशनरी खड़े हो जाते थे और कहते थे नहीं पहले सुनो, और सुनने के बाद में तब जाओ। परमिशन नहीं थी क्लास, हाँ, तो क्लास छोड़ने की परमिशन ही नहीं थी उस समय। आपको जबरदस्ती वो करना ही पड़ता था, उस कॉन्फ्रेंस को लेना ही पड़ता था, और उस कॉन्फ्रेंस को लेने के बाद में कई सारे लोग मैनिपुलेट हो जाते थे और धार्मिक परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो ये चीज आज के समय में संविधान नहीं देता, इसलिए आज के समय में ऑब्जेक्शन नहीं है। आज के समय में संविधान नहीं कहता ना कि किसी भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन उस समय में ओपन एकदम अलाउ कर दिया था कि भारतीय जितने भी हैं उनके ऊपर मिशनरी जिस तरीके से भी चाहे अपने धर्म के प्रचार प्रसार की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस के अंदर अलाउ कर देना, इस वजह से लोगों के अंदर ये गुस्सा बढ़ी थी। ठीक है, हम आज भी तो देखते हैं कि जैसे हमारा जो लॉन्च है जो उसमें जो कराई जाती है प्रेयर, नहीं एकदम लॉन्च में मैं खुद पढ़ा तो मुझे पता है लॉन्च में ऐसा कुछ नहीं होता। सर प्रेयर तो कराई जाती है। प्रेयर तो देखो हर जगह हर तरीके की कराई जाती है। अगर प्रेयर्स के ऊपर आ जाओगे तो फिर भारत में बहुत कंट्रोवर्सी मच जाएगी। अगर प्रेयर्स के ऊपर आ जाओगे तो प्रेयर्स तो हर बात वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम शिक्षा में इस तरह की बात करेंगे तो ये तो सर फिर भी मतभेद का कारण ही बनेगी ना। नहीं देखो गाइस के अंदर अगर आप बात कर रहे हो तो मैं वहाँ की प्रेयर्स भी बता देता हूँ आपको। वहाँ के प्रेयर्स के अंदर जो आप प्रेयर कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो जो क्रिश्चियनिटी वाली प्रेयर की बात कर रहे हो, है ना, उस क्रिश्चियनिटी प्रेयर वो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेज की जा रही है। आने वाला है 25 दिसंबर को, देखो जो फिर तो जितने भी स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम भारत के अंदर,
वो जितने भी होंगे जहाँ पे होगा वहाँ पे ये चीज होती है। और 25 दिसंबर के आप लोग सेलिब्रेट नहीं करते हो? मैं सर सेलिब्रेट करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक कॉलेज में इस तरह का जो वो होता है वो होना ठीक है। नहीं देखो, बिल्कुल होना ठीक है। अब वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, आप उस चीज को मानो चाहे ना मानो, वो आपकी श्रद्धा है। अब कॉलेजेस स्कूल्स के अंदर अगर कोई प्रेयर असेंबली हो रही है, किसी भी भाषा में हो रही है, किसी भी धर्म के हिसाब से हो रही है, सबके अंदर एक ही बात की जा रही है कि ईश्वर से बढ़ के इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं, और आपको ईश्वर की ही प्रार्थना करनी है और उसी को थैंकफुल होना है हमेशा। कोई भी प्रेयर उठा के आप देख लेना, ठीक है? भारत के अंदर कितनी भी प्रेयर्स होती हैं, सबको उठा के देख लेना। वहां पे एक श्लोक और मंत्र भी यूज होता था, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, तो वो भी यूज होता है, लाइंस में यूज होता है। अब लाइंस के अंदर फिर इस बात को लेकर लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि ये क्यों बढ़वाते हो हमसे, है ना? तो अगर इस पे ऑब्जेक्शन करने पे आ जाए तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन का कोई औचित्य ही नहीं है इस बात पे। जितनी भी प्रेयर्स हैं सब एक ही तरीके की प्रेज करना चाहती हैं, वो गॉड को प्रेज करना चाहते हैं कि आप अपनी सुबह शुरू करो तो ईश्वर के शुक्र के साथ में शुरू करो, किसी भी धर्म के बेसिस पे आप शुक्र करो उसका, और शुक्र करके आप जाके वहां पे अपना नया दिन शुरू करो। प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो थोड़ा संकुचित सोच वाले लोग होते हैं, जिनको अपनी सोच के ऊपर पाबंदियां लगानी होती है कि यार पता नहीं हमने ये पढ़ लिया तो मेरा धर्म ना भ्रष्ट हो जाए, मैंने ये पढ़ लिया तो मेरा ये धर्म ना चला जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं होती। श्रद्धा आपके मन से होती है, श्रद्धा आपकी जुबान से नहीं होती। जी सर, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद में बेसिकली ये जो 1813 का अधिनियम था, इसने भारत के अंदर जो बड़े बड़े प्रावधानों में चेंजेस किए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे मोनोपोली या एकाधिकार समाप्त करने में सहयोग देना, जिसने आगे चल के भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के रोल को समाप्त कर दिया। उसके बाद में मिशनरीज का भारत के अंदर आना और भारत के अंदर आकर धर्म का प्रचार प्रसार करना, जिसने भारतीयों को सच में मैकाले की नीति के आधार पर बना भी दिया था, जिसने बोला था स्किन से तो मैं नहीं बना पाऊंगा इन्हें भारतीय, ब्लड से भी नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इनकी थॉट से इनको जरूर बना दूंगा। ठीक है, तो उसने थॉट से भारतीयों को अंग्रेज जरूर बना दिया था। ठीक है, आगे चल के ऐसे लोगों को बोला जाने लगा मैकाले पुत्र। ठीक है, क्या बोला जाने लगा? मैकाले पुत्र, जो ना इधर के थे ना इधर के थे। मतलब वो अच्छी अंग्रेजी बोलने के चक्कर में क्या बोला करते थे? इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, मतलब हिंदी भी नहीं सही से बोल पाते थे ऐसे लोग, और इंग्लिश भी नहीं सही से बोल पाते थे। ऐसे भारतीय क्या बन गए थे? मिक्स हो गए आपस में। ठीक है, और वो आज के समय में भी है, कई सारे हैं। ऐसे लोगों को बोला गया मैकाले पुत्र। ठीक है, तो मतलब मैकाले ने ऐसे लोगों को अपने तरीके का बना दिया था, तो आगे चल के ये संज्ञा दी गई। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन काफी पुराना है, 2007 या 8 के आसपास का क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन पूछा गया था ये कि मैकाले पुत्र कौन थे। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें। तो उसके अंदर बोला गया था कि जो 2 भाषाओं को मिला के बोला करते थे, हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया करते थे, ऐसे लोगों को मैकाले पुत्र बोला जाता था। तो उसके अंदर वही था। तो मैकाले पुत्र जब ये बात हुई थी तो सर क्या प्रभाव नहीं पड़ा था कि मतलब कोई भी कोई भी गुटबंदी नहीं हुई थी कि 2 चीज की शिक्षा का स्तर क्या हो, इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम का है या हिंदी मीडियम का? बिल्कुल हुआ था, सारे डिस्कशंस हुए थे, सारे ट्रायल्स हुए थे। भारत के अंदर इस चीज को लेके जब शिक्षा का यहाँ पे एंट्रेंस हुआ तो बोला गया कि प्राइमरी शिक्षा आप अपनी भाषाओं में देते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको संस्कृत में पढ़ाना है, आप वर्नाकुलर लैंग्वेज बेसिकली, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल भाषाएं, मराठी, गुजराती, हिंदी, किसी में भी पढ़ाना आप पढ़ाते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने बोला हायर एजुकेशन जो है, उस हायर एजुकेशन के लिए भारतीयों को इसलिए बना लिया उन्होंने क्योंकि उनका कहना यह था कि भारत के अंदर रह के अगर आप चाहते हो कि एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे। आपको भारत के अंदर अंग्रेजों के रूल के अंडर में रहना है, आप अंग्रेजों के रूल के अंडर रह के अंग्रेजी नहीं जानोगे तो आप कैसे सर्विसेज दोगे। तो उन्होंने इस बात को कह के हायर एजुकेशन में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया, और लोग सारे के सारे करते। आज के समय में नहीं करते हैं। बेटा बताओ हिंदी में कहाँ है? पश्चिमी नहीं है ना। पश्चिमी शिक्षा जो है उसको क्या इंग्लिश लैंग्वेज को ही बोलेंगे पश्चिमी शिक्षा? नहीं, पश्चिमी शिक्षा नहीं बोलेंगे। बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है पश्चिमी शिक्षा का, वो अंग्रेज लेके आए क्योंकि इसलिए उस शिक्षा को हमारे यहाँ बात हुआ था कि हमारे यहाँ जो प्रकृति है शिक्षा की वो क्या रखनी है, हमें भारतीय शिक्षा रखनी है मतलब या पाश्चात्य शिक्षा? अभी 1835 का जब हम लोग पढ़ेंगे चार्टर का मतलब मैकाले चार्टर कहलाता है, वो शिक्षा के लिए आया था भारतीय।
तो मैकाले चार्टर करके जब हम लोग पढ़ेंगे, मैकाले अधिनियम पढ़ेंगे, उसके अंदर शिक्षाओं का वर्णन करूंगा मैं अलग अलग तरीके से। उसके अंदर ये भी बताऊंगा पाठशालाएं क्या होती थी, गुरुकुल्स क्या होते थे, मदरसा क्या होता था, मकतब क्या होता था, और इन सब को हटा के अंग्रेजों ने वेस्टर्न एजुकेशन का अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये वहां बहुत अच्छी से समझोगे, अगर वहां डाउट बचे तब इसको आगे क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका उद्देश्य था भारत के अंदर 1813 के चार्टर एक्ट को लाना, और जो जो कार्य इन्होंने किए भारत के अंदर वो इम्पोर्टेंट है। एक चौंकाने वाला कार्य था जो अंतिम पॉइंट है, 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पे खर्च करना, ठीक है। भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट आता था, और सालाना क्या करना पड़ता था, 1 लाख रुपए का आपको बजट रख के भारतीय शिक्षा पे खर्च करना होता था। मतलब भारतीयों को शिक्षित करने की कोशिश भी की जा रही थी। ये एक सुधार था अंग्रेजों के द्वारा। भारतीय शिक्षा पे खर्च करने का मतलब भारतीयों की ही शिक्षा पे खर्च करना है, अंग्रेजों की शिक्षा पे खर्च करना नहीं, ठीक है। इसी पर विवाद हुआ। विवाद कैसा विवाद? यही कहा कि किस शिक्षा को क्या करना। हाँ, आगे चल के 35 में 33 वाला चार्टर एक्ट भी आया ना, इसमें भी अपना लंदन वाले का कुछ स्वार्थ देखो था। लंदन वाले कुछ लैटिन का यूज करते थे, उसका क्या? लंदन वाले जो यूज करते थे, देखो भारतीय भाषाओं का जो उपयोग करना चाहते थे उनको फ्रीडम थी, वर्नाकुलर भाषाओं को यूज करें। अब अंग्रेज चूंकि भारत के ऊपर रूल कर रहे हैं, अब अंग्रेज अपनी जो भाषाओं को लाके भारत के अंदर उपयोग करना चाहते हैं वो भी उपयोग करेंगे। उनने भी तो भारतीय भाषा सीखी। हाँ, उनने भी तो भारतीय भाषा सीखी। हाँ, उसने भारतीय भाषा इसलिए नहीं सीखी क्योंकि वो भारतीय भाषाओं को सीख के उसकी संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, नहीं, वो भारतीय वो अपनी भारतीय भाषाओं को सीख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय कल्चर को जब तक नहीं सीखोगे, भारतीय इतिहास को जब तक नहीं सीखोगे, तब तक आप लोग आगे चल के फ्यूचर में मॉडर्न इतिहास को कैसे संभालोगे, कैसे पढ़ोगे, है ना। तो इस वजह से ऐसा कार्य किया गया था। तो वो लोग अगर सीख रहे थे तो वो अपने सेल्फिशनेस के लिए सीख रहे थे। हम लोग अगर उनकी चीजें सीख रहे थे तो हम लोग इसलिए सीख रहे थे क्योंकि हमको रोजगार मिल जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमको अच्छे पद मिल जाएंगे, सरकार हमको अच्छी नियत से देख रही है, बेसिकली सरकारी नौकरी अच्छी मिल जाएगी। चलो आगे देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग। यही मैं बोल रहा था मैं कि कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में चार्टर एक्ट आया था। बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। मिंटो के समय में ही आया था चार्टर एक्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो भी मिंटो प्रथम है, आगे चल के मिंटो द्वितीय के बारे में भी आप लोग देखोगे, ठीक है। तो चलिए, इन्होंने क्या करा था, हस्तक्षेप की नीति का समापन। हस्तक्षेप की नीति क्या थी, बेसिकली इंटरफेरेंस जो होता है पॉलिटिकल मामलों के अंदर, मतलब भारतीय जितने भी मसले हैं, मामले हैं, चाहे हैदराबाद मैसूर से लड़े, चाहे मैसूर पंजाब से लड़े, या कोई किसी से लड़े, कोई किसी के साथ में व्यापार भी अगर करे, तो अगर उस नीतियों का कोई समर्थन या बीच में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता है तो उसको बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति, ठीक है। हस्तक्षेप की नीति भारत के अंदर इससे पहले चला करती थी कि मतलब भाई इंटरफेरेंस नहीं करें, छोड़ो, इन लोग का अपना मसला है, पारिवारिक मसला हो या जो भी मसला हो, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली के अलावा लगभग ज्यादातर गवर्नर ने अवॉइड किया भारतीय मसलों के अंदर कूदना, ठीक है। लेकिन इस नीति को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। बोले हस्तक्षेप की नीति को समाप्त करिए क्योंकि भारतीय कल्चर और भारतीय संस्कृति को अब हम लोग समझ चुके हैं और हमको पता है कि भारतीय सिस्टम को किस तरीके से आगे रन कराना है। तो इन्होंने इसी का उपयोग करके हस्तक्षेप की नीति का समापन किया। क्योंकि हस्तक्षेप की नीति का समापन लॉर्ड हेस्टिंग के समय में किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार कि हस्तक्षेप की नीति का समापन भारत के अंदर कौन से गवर्नर जनरल ने किया, ठीक है। और जैसे ही हस्तक्षेप की नीति समाप्त होगी, कौन सी नीति अपना ली जाएगी, युद्ध की नीति, ठीक है। युद्ध की नीति अपना ली जाएगी, मतलब इंटरफेरेंस करेंगे, और इंटरफेरेंस में युद्ध भी होंगे, लड़ाइयां भी होंगी, और उनके लिए भी हम तैयार रहेंगे, ठीक है। इसी नीति के तहत आगे चल के आप लोग देखोगे जो पंजाब के साथ में लड़ाइयां हुई, जो भी पंजाब के साथ में विद्रोह हुए, वो इस नीति का भी एक तरीके से आपका कारण बना। अगर आपसे पूछा जाए पंजाब के युद्धों के पीछे अगर एक बेसिक कारण पूछा जाए तो वो क्या था, वो लॉर्ड हेस्टिंग की हस्तक्षेप की नीति जो उसने अपनाई थी वही कारण था। तीसरे मराठा के बारे में भी अगर पूछ लिया जाए युद्ध के बारे में, उसका कारण क्या था, तो उसका कारण भी क्या होगा, हस्तक्षेप की नीति ही होगा, ठीक है। इसके बाद में बेसिकली जो भी युद्ध हुए वो किसकी वजह से हुए, हस्तक्षेप की नीति की वजह से, मतलब नॉन इंटरफेरेंस की नीति की वजह से, ठीक है, जो समाप्त हो गई थी उसकी वजह से। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण, अभी देखा था मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ था, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर से गवर्नर के रोल को हटा दिया गया था।
मतलब रूल नहीं हटाया, रोल को हटाया, इस बात को ध्यान रखिएगा। गवर्नर अभी भी होता था, लेकिन उसका रोल क्या बचा था, सिर्फ रोल इतना रह गया था कि बंगाल के गवर्नर को फॉलो करेगा, सिर्फ इतना रोल रह गया था। ठीक है, अब तो क्योंकि मद्रास के पास से शक्तियां गई थी, तो पहले तो मद्रास को शक्तियां दी गई प्रेसिडेंसी के फॉर्म में, अब बॉम्बे भी डिमांड करने लगा, तो बॉम्बे को भी यहाँ पे क्या करी गई, वो शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, इसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग अपने समय में एक व्यवस्था लेके आए थे जिसको रैयत वाली व्यवस्था के नाम पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, बाकी ये युद्ध जो हुए इनके समय में देख लीजिए, एंग्लो नेपाल का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, 13 से 23 के बीच में। इसी समय में एक संधि साइन हुई थी, इसको बोला जाता है संगोली की संधि। ठीक है, हाँ 1816 में संगोली की संधि एक साइन हुई थी, और ये संगोली की संधि बहुत कंट्रोवर्शियल होती है, क्योंकि नेपाल अपने काला पानी वाला जो एरिया है उसको लगातार डिमांड करता रहता है कि ये हमारा इलाका है, हमारा इलाका है। इसी बात को लेके ये संधि हुई थी, और बोला गया था कि नेपाल जो पहले नेपाल के ऊपर भी अधिकार करा करते थे कौन, अंग्रेज, और इस युद्ध के बाद में नेपालों के ऊपर के अधिकार को छोड़ दिया था अंग्रेजों ने। तो इस संधि के थ्रू ये बोला गया था कि भाई तुम अपने रीजन को अपने पास में रखो। काला पानी जो एरिया है पूरा का पूरा, उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी। वो कंट्रोवर्सी ये थी कि नेपाल उसको हमेशा से अपना पार्ट मानकर चला आता है। नेपाल ये बोलता है कि संगोली की संधि देखो, अंग्रेजों ने उसमें लिखा हुआ है कि काला पानी किसका हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन भारतीय बोलते हैं कि हमने उस तरीके की तमाम संधियों को पूरी तरीके से आने वाले 1935 के भारत सरकार अधिनियम में समाप्त करवा दिया था, और 1947 के फ्रीडम अधिनियम के तहत हर एक तरीके से सारी संधियों के तहत काला पानी हमारा ही इलाका। तो नेपाल भारत का डिस्प्यूट यही है। ठीक है, संगोली की संधि वाला, तो ये यहाँ पे आ जाता है। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ है, जिसके भी हम लोग बात कर रहे हैं। हेस्टिंग ने पेशवा और सिंधिया पर अपमानजनक संधियां करने के लिए बल दिया। अपमानजनक संधियां वही जो उस समय में जो मैं बात कर रहा था आपसे ना, एक बार मैंने साम्राज्यवाद की नीति बताया था जो आपको, वो साम्राज्यवाद की नीतियां इसी समय इन्हीं के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेशर बनाया गया, जिसकी वजह से ये लड़ाइयां होती। ठीक है, चलिए आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था पे। जैसे परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि भारत के जमीनी उन्मूलन और जमीनी सुधार ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। पूछ लेता है सीधा सीधा, रेवेन्यू सेटलमेंट में अंग्रेजों के समय के दौरान भारत का रेवेन्यू या राजस्व या फिर जमीनी स्तर क्या था, और जमीनी क्या किस तरीके के उन्होंने सुधार किए थे। क्या वो सुधार एक्चुअल में सुधार थे, या अंग्रेजों की मंशा उसमें भारतीयों का शोषण करना थी। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको परमानेंट सेटलमेंट भी समझना है, स्थायी बंदोबस्त जो कि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको, उसके लिए अंदर आपको वो भी पढ़ना था 5 वार्षिक सिस्टम, जो पंचवार्षिक सिस्टम हम लोग ने देखा था, किसका, किसने लागू किया था 5 वार्षिक सिस्टम, नेहरू। हाँ उन्हीं तो थे, नेहरू। हाँ वही बताओ कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थी, अभी बताए थे पिछले क्लास के अंदर। पंचवार्षिक सिस्टम नहीं था बेटा, वो पंचवर्षीय योजना थी। हाँ दोनों अलग अलग फर्क है। तो पंचवार्षिक सिस्टम जो जमीनी सिस्टम से रिलेटेड था वो वॉरेन हेस्टिंग ने लागू किया, या फिर ईयरली बिडिंग सिस्टम, सालाना बोली लगाना, जो कि वॉरेन हेस्टिंग ने अगेन फिर किया था। उसके बाद में परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, ये 3 जमीनी सिस्टम भारत के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट होते देख चुके हैं। एक नया एक्सपेरिमेंट है भारत के अंदर जो हुआ था, इसको बोला जाता था रैयतवाड़ी सिस्टम। अब इस रैयतवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत भारत के अंदर क्या जमीनी सुधार हुए, उन जमीनी सुधार से रिलेटेड कुछ चीजों को आप लोग इस सिस्टम के अंदर समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगेन फिर। ठीक, तो 1820 के अंत के अंदर लगभग यहाँ पे बात चली थी एक नया जमीनी सिस्टम या जमीनी सुधार लाया जाए, लेकिन ये उन जगहों से अलग था जहाँ जहाँ पे स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त बेसिकली लागू जहाँ पे हुआ था वो हमारा उत्तर प्रांत का इलाका था, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आगरा, या फिर इधर के जो भी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का रीजन आता था, इन इलाकों के अंदर ये सब चीजें हुआ करती थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की, रैयतवाड़ी व्यवस्था बेसिकली कहाँ पे लागू हुई थी, ये कुछ हमारे दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर और पूर्वी भारत के राज्यों के अंदर लागू की गई। ब्रिटिश के 51% भाग, हाँ ब्रिटिश इंडिया कह सकते हो, ब्रिटिश इंडिया, हाँ तो 51% भाग के ऊपर इस पूरी की पूरी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अब 51% भारत के ऊपर नहीं, 51% ब्रिटिश भारत के ऊपर। ठीक है, ब्रिटिश भारत और भारत में फर्क था। बोला जाता था ऐसा, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अभी भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थी।
लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के अलावा जितने भी अदर राज्य थे वो सारे के सारे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन चुके थे, जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया लगभग 576 के आसपास कह सकते हो आप लोग जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश करती थी। ठीक है, उसी 576 क्षेत्रों में से 51% क्षेत्रों में इस पूरे रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया था। उनमें जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं वो जैसे मद्रास का इलाका तो है क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर इसको किया जा रहा था, साथ ही साथ में बम्बई के क्षेत्र के साथ असम और कुर्ग वगैरह का जो इलाका है, बेसिकली आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जा सकते हो और नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं असम वगैरह या फिर आप लोग उसके ऊपर नागालैंड मिजोरम वगैरह में चले जाइए, तो इन तमाम इलाकों को भी इन्होंने कवर किया था इस बंदोबस्त के तहत। देखो इन लोग को इतनी समझ आ रही है कि रैयतवाड़ी कहाँ चलेगा, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ चलेगा या आगे चल के महलवाड़ी कहाँ चलेगा, तो ये क्षेत्रों के हिसाब से लागू करते थे और जमीनी व्यवस्था को। ऐसा नहीं कि पंचवार्षिक सिस्टम की तरह पूरे भारत में लागू कर दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि वो सिस्टम फेल हो जाएगा। अभी लोग क्या करते थे, उसी हिसाब से रखा करते थे। अब इन्होंने करा क्या, रैयत में एक अच्छा काम ये किया था कि जो जमींदार थे उन जमींदारों को इन्होंने पूरी तरीके से जमीनों से बेदखल कर दिया। ठीक है, वो जमींदार जो फार्मर से जमीन छीन के उसका मालिकाना हक अपने पास रखा करते थे, जो एक्चुअल में मालिक नहीं थे। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा, इसको सुधार किया और इसको सुधार करके क्या करा कि जो मालिकाना हक जिसका था एक्चुअल में किसानों का, उनको ही वो जमीनें सारी दे दी जाएंगी। ठीक है, रैयत का मतलब होता है कृषक, एक तरीके से किसानों की बात की जा रही है या फिर किसानों की जमीन की बात की जा रही है, तो उसको बोला जाता है। तो इन्होंने जब किसानों को दे दिया तो किसानों से बोला आपके साथ अब हमारा सीधा कॉन्टैक्ट है, हम बीच में किसी मीडिएटर को नहीं चाहते, जितना भी कर हमें चाहिए होगा किसान हमको आके सीधा हमारे दरवाजे पे आके दिया करेंगे, हमें जमींदारी सिस्टम नहीं चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था उसके अंदर जमींदारों ने अंग्रेजों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया। ठीक है, और वो भारतीय जमींदार थे। ठीक है, अब भारत जुगाड़ पे चलता है, पता ही ना आप लोगों को, है ना। अब कहीं पे भी कोई भी चीज होती है वो अपनी जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं, है ना। तो भारतीय लोगों के अंदर जो जमींदार लोग थे उन्होंने भी अपनी जुगाड़ ढूंढ ली। ठीक, उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि इस समय मौसम परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हमें इस बार सिर्फ और सिर्फ 30% टैक्स प्राप्त हुआ है किसानों से। ठीक है, और किसान भी मान जाते थे कि भाई चलो तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा, डील कर लेते हैं। एक भारतीय दूसरे भारतीय के साथ में गलत नीति से जुड़ गया। ठीक है, जिसमें जमींदार किसानों का शोषण करते थे, लेकिन किसानों को ये बात नहीं पता थी। किसान भी कहते थे अरे डायरेक्ट अंग्रेजी शोषण करेंगे, इससे अच्छा एक भारतीय कर लेना है, वो दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वो भी क्या करते थे, उठा के दे। अब 30% का कर उठा के जब ये अंग्रेजों के पास जाते थे तो अंग्रेज कहते थे 90% हमें चाहिए। ठीक है, अब उस 30% का 90% उनको उठा के दे देते थे और 10% अपनी जेब में उठा के रखे गए। वही 10/11 1/11 याद होगा आपको। लेकिन एक्चुअल में जो टैक्स होता था, एक्चुअल में जो जमींदारों पे टैक्स आया होता था वो लगभग 60% था। 30% बीच में ही गबन कर दिया करते थे लोग। ठीक है, करप्शन यहीं से शुरू हुआ भारत। ठीक है, जमींदारों से शुरू हुआ। तो ये 30% बीच में ही गबन कर देते थे। उसकी वजह से जब ये बात अंग्रेजों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हुई तब अंग्रेजों ने एक अधिनियम यहाँ पे लागू किया और उसको बोला जाता था सूर्यास्त अधिनियम, जिसको बोलते हैं सनसेट लॉ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसको बोलते हैं सनसेट लॉ, मतलब सूर्यास्त अधिनियम। सूर्यास्त अधिनियम के तहत बोला जाता था हमने जमींदारों को जो जमीनें दी हैं वो जमींदारों की परमानेंट जमीनें नहीं है, पहली चीज तो ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया एक बार यूपीएससी के अंदर कि जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत जो जमीनें किसानों को छीन कर और जमींदारों को दी गई थी, क्या उसके ऊपर जमींदारों का मालिकाना हक था और वो वंशानुगत हक था? ऐसा बोला तब तक था जब तक वो कर की राशि दे रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। बोला ये गया कि इस जमीन के ऊपर मालिकाना हक जमींदारों का स्टार्टिंग में था और जमींदारों को बोला जाता था कि भाई ऐसा है कि अगर आपका कोई भी जमींदार अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आने वाला जो भी उसका जनरेशन का व्यक्ति होगा वो जमीन को ले सकता है, ऐसा बोला जाता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत, सनसेट लॉ के तहत इन तमाम प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया और बोला गया कि सनसेट लॉ इस बात को बताता है कि जमींदार अगर सूरज डूबने से पहले हमारे पास में कर नहीं पहुंचाएंगे तो हम उनके जमींदारी सिस्टम के जो भी उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर जमीन आती है उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, और हम जिसको चाहेंगे फिर नया जमींदार वहां का अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब हाँ, कि ये जो कर है कि सूर्य
आज तुम इससे पहले देना है। तो ये कब देना होता है? बेसिकली मंथली होता था, ठीक है। मंथ का मतलब तो कोई भी फसल नहीं कटती नहीं, मंथली का मतलब फसल नहीं कटती थी मंथली, मैंने बोला कैश क्रॉप्स होती थी, और कैश क्रॉप्स के बेसिस पे ये लोग अंग्रेजों क्या करते थे, भारतीयों से फसल उगाया करते थे। अब जितनी भी फसलें ये लोग कैश क्रॉप के बेसिस पे अगर ये इकट्ठे कर करके किसान अपने पास रखने लगे तो अंतिम समय में आगे कह देंगे पैसे ही नहीं बचा हमारे पास, हम कहाँ से दें पैसा, ठीक है, खर्च कर लेंगे। तो इस वजह से ये लोग मंथली उनसे उपाय पूरी तरीके से ग्रोथ कराया करते थे, कह सकते हो आप। तो ये जो कर था, इस कर को लिया जाएगा सूरज डूबने से पहले मंथ की अंतिम तारीख को। अगर आप तब तक नहीं पहुंचा पाए, कोई बहाना नहीं चलेगा कि किसानों ने मुझे नहीं दिया, उसकी बेटी का विवाह था, उसके घर मृत्यु हो गई, तमाम तरीके के कोई बहाने नहीं चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ मुझे 31 तारीख की शाम तक चाहिए। अगर नहीं दे पाए आप तो क्या होगा, आपके हाथ से जमींदारी चली जाएगी। और इसमें क्या करा, भारतीयों को और शोषित करना शुरू कर दिया। अब जमींदार किसानों के घर के ऊपर जबरदस्ती जाते थे और कुछ गुंडे उंडे लेके पहुंचा करते थे, और या तो उनकी जमीनें अपने हवाले करवा के जो पहले से ही थी, और भी घर वर जो हुआ करता था उनका वो भी छीन लिया करते थे, और भी महिलाओं के शोषण होते थे उस समय। तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज उस समय शुरू हो गई, जिसकी वजह से किसान मजबूर होते थे और कहाँ जाते थे, साहूकारों के पास में जाते थे। एक नया वर्ग भारत में इजाद हो गया, साहूकार। वो साहूकार क्या करते थे, अंग्रेजों के जो पैसे भारतीय लोगों से मांगे गए हैं उसकी क्षतिपूर्ति कर दिया करते थे कि चलो ठीक है तुम्हारा कर हम दे देंगे, साहूकार बोला करता था। और लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 रुपए देंगे तो आने वाले समय में तुमसे 20 रुपए लेंगे, और अगर आप 20 रुपए नहीं दे पाए तो फिर उसके बाद में हम आपका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, शोषण करेंगे। तो ये प्रॉब्लम भारत के अंदर जनरेट होना शुरू हुई इसी के बाद में। तो ये सब जब भारत में चल रहा था तो जमींदार इसका बहुत फायदा उठाते थे। तो जमींदारों के पूरे बंदोबस्त को ही भारत के अंदर खत्म करने की सोची गई, जिसके अंदर रैयतवाड़ी में जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया गया। और रैयतवाड़ी में बोला गया हम रैयतों को, किसानों की जमीनों को सीधा किसानों के हवाले कर दें, और किसान हमारे तक आएंगे और सीधा आके हमको कर देंगे। इस कर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक शुष्क भूमि होती थी और एक आर्द्र भूमि होती थी। मतलब एक सूखी जमीन होती थी और एक गीली जमीन होती थी। और सूखी जमीन पे क्योंकि फसल अच्छी नहीं हो पाती है, इस वजह से उसके ऊपर कितना लगेगा, सिर्फ 50% कर लगेगा, ठीक है। और जो जमीन जो उपजाऊ जमीन होगी वो गीली होगी, क्योंकि उसके ऊपर 60% कर लगा करता था, ऐसा होता था, ठीक। अब ये 50-60% कम नहीं है, बहुत है, अच्छा खासा, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना हम लोग देखते थे परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। यहाँ पे एटलीस्ट किसानों को कुछ तो मिलता है, वहां किसानों को कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ उसकी मजदूरी मिला करते थे, या किसानों को 40 से 50% का हिस्सा मिल जाया करता था, लेकिन वहां नहीं मिलता था। तो आप रैयतवाड़ी में याद रखिएगा कि किसानों को सीधा भूमि का स्वामी बना दिया गया, भूमि का मालिक बना दिया गया। उनसे कर कितना लिया जाता था, 50% या 60% लिया जाता था इस भूमि के आधार पर, ठीक है। बस ये रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर आप लोग इन चीजों को याद रखिएगा। आगे महाजवाड़ी आएगी, उसके अंदर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके का है, लेकिन इससे हटता हुआ है, तो उसकी बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे ही लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे ऐसे ही डाला है। यहाँ लिखा हुआ था जमींदारी व्यवस्था की तरह कोई बिचौलिए नहीं थे, लेकिन चूंकि उच्च करों का भुगतान केवल नकद में देना पड़ता था। स्टेटमेंट यही था कि जो कर देते थे किसान किसको, अंग्रेजों को, वो नकद देते थे या फसलों में देते थे, ठीक है। पहले हम लोग ने देखा है दिल्ली सल्तनत की अगर हम लोग बात करें या मुगलों की बात करें तो वो लोग फसल पे भी ले लेते थे, मतलब फसल का हिस्सा एक आप हमको दे दो, उसके बेसिस पे भी ले लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट साफ साफ बोला जा रहा है कि हम भुगतान सिर्फ और सिर्फ नकद पर ही लेंगे। और यहाँ पे साहूकार वाला एंगल आपको देखना पड़ रहा है कि जब नकद में देना पड़ता था किसान कहाँ जाते थे, साहूकार के पास जाते थे, ठीक है। अपनी फसल बेचने के चक्कर में साहूकारों का सहारा लेते थे और साहूकार उनका यहाँ पे शोषण किया करते थे, ठीक है। तो यही पूरी तरीके से यहाँ पे सिस्टम है। एक क्वेश्चन है, उसका हिंदी में रूपांतरण नहीं पता मुझे, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म बोलते हैं उसको, देख लेना आप लोग जाके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम के अंदर। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि भारतीय जमीनों के ऊपर जो अधिकार था वो सीधा सीधा अंग्रेजों ने उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में दे दिया, ठीक है। और उस उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में जब वो जमीनी अधिकार आए तो भारतीय लोगों में आपस में मतभेद शुरू हो गए। और वो आपसी मतभेद कौन से हैं,
यही वाले जमींदार, साहूकार और कृषकों वाले मतभेद, इन मतभेदों को बोला जाता है। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वो कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार हिंदी में जाके देख लीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस के फॉर्म में या आंसर में आप लोग इस चीज को मेंशन कर सकते हैं अपने कहीं पे भी। तो एब्सेंटी लॉर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसने भारत के अंदर भारतीयों में मतभेद शुरू कर दिए थे, तो वो मतभेद शुरू करने वाला एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म था। क्योंकि भारतीय जमीनों के ऊपर जो उच्च अधिकारी थे वो उच्च अधिकारी क्या करते थे, उन जमीनों के ऊपर अपना मालिकाना हक रखा करते थे, ठीक है। और छोटे किसानों से वो जमीन छीन ली जाती थी, तो छोटे किसानों को नफरत हो जाती थी किससे, भारतीयों से ही और उच्च जमींदारों से ही। भारतीय ही लोगों को, साहूकार भी कौन थे, भारतीय ही थे, इनसे नफरत हो जाती थी। तो इन लोगों में आपस में ही मतभेद शुरू हो गया भारतीय लोगों में। इस रूल को भी क्या कहते हैं, डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल कहते हैं। वहां पे धर्म के बेसिस पे करते थे, यहाँ किस पे, कारोबार के बेसिस पे किया जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा रैयतवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक। लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद में 23 से 28 कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में, तो इनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इनको पढ़ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है भारत, ठीक है। क्योंकि ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2833 मेंशन किया है बस, ठीक है। बेसिकली इनका कार्यकाल है 28 से लेकर 35 तक, ठीक है। 28 से 33 तक यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस समय गवर्नर जनरल कहाँ के थे, बंगाल के थे। आगे चल के अब ये भारत के बन जाएंगे और वो कब बनेंगे, 33 में बनेंगे। इस वजह से 33 का जो चार्टर एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है और 33 के चार्टर एक्ट के बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये देख लेते हैं पहले गवर्नर जनरल बंगाल का रहते रहते इन्होंने क्या क्या कार्य किए होंगे, ठीक है। पहले देखिए, मॉडर्न पश्चिमी शिक्षा के जनक के तौर पर यहाँ पे इनको माना जाता है। मॉडर्न जो शिक्षा की भी बातें चल रही थी, अभी पीछे जो बात बता रहा था मैं, यहाँ पे मैकाले का जो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर भारत के अंदर जो पश्चिमी शिक्षा है उसका भारत के अंदर अगर कहीं से फाउंडेशन पड़ा तो वो विलियम बेंटिक के समय में पड़ा था। इसी ने भारत के अंदर लॉर्ड मैकाले को बुलाया था और लॉर्ड मैकाले को बुला के बोला था कि भारतीय शिक्षा की जितने भी तरीके के एंगल्स हैं उनको पश्चिमी शिक्षा बनाने के लिए वो आप भारत के अंदर कीजिए। तो इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन भारतीय शिक्षा के अंदर अगर सीबीएसई आईसीएसई शुरू हुआ तो किसकी वजह से हुआ, इनकी वजह से, अंग्रेजी माध्यम, ठीक है। इसके बाद में राजा राम मोहन राय की सहायता इन्होंने की। इस तरीके से जो धार्मिक कुरीतियां या सामाजिक कुरीतियां थी उनको खत्म करने में, जैसे ठगी प्रथा या फिर सती प्रथा, ऐसी तमाम प्रथाओं को भी समाप्त करने का कार्य इन्होंने किया। ठगी प्रथा एक्चुअल में क्या होती थी, एक्चुअल में ठगी प्रथा में क्या होते थे, कुछ भारतीय लोग थे अपना गुट समूह बना के कुछ इलाकों में रहा करते थे और उसके अंदर क्या होते थे, जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान पढ़ा है, आप देखा होगा आप लोगों ने, पिक्चर आई थी, ठीक है। उसके अंदर ठगी प्रथा का ही वर्णन किया गया है, ठीक है। और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के अंदर कुछ भारतीय वो थे जो अंग्रेजों से भी मिले रहते थे और भारतीयों से भी मिले रहते थे और दोनों तरफ से ठग करते थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इस प्रथा को भारत के अंदर समाप्त किया था, मतलब लुटेरे लोगों को यहाँ पे समाप्त किया जा रहा था, ठीक है। तो ये वो प्रथा को समाप्त किया गया था, लेकिन इनको भारत के अंदर एक उदार माना जाता है, उदार गवर्नर माना जाता है, क्योंकि सती प्रथा या फिर ऐसी प्रथाओं को इन्होंने भारत के अंदर समाप्त किया था, ठीक है। तो एक आप अच्छे गवर्नर के तौर पर इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसने कुछ सुधार किए होंगे, ठीक है। मैसूर का विलय इन्होंने कर लिया पूरी तरीके से अब अंग्रेजी शासन के अंतर्गत। मैसूर जो कि अभी आप लोग पढ़े हुए 1799 में साहिब संधि तो साइन की थी उसने से, लेकिन विलय नहीं हुआ था। विलय का मतलब हुआ अब वो एक पार्ट बन गया है किसका, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का पार्ट बन चुका था मैसूर इस समय में। 1833 का चार्टर अधिनियम पास हुआ इनके समय में। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि चार्टर अधिनियम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्टर नियम के अलावा मैकाले समिति, जिसकी मैं मैकाले चार्टर के फॉर्म में बात कर रहा था, मैकाले अधिनियम के फॉर्म में बात कर रहा था। मैकाले अधिनियम दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान। सती प्रथा मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि क्या है सती प्रथा। अगर सती प्रथा में कुछ लिखने को भी आ जाए या कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उससे रिलेटेड वो आंसर कर सकते हैं, ठीक है। कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना था।
इन्हीं के समय काल के दौरान, ठीक है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बोला गया था भारतीय शिक्षाओं पे और भारतीय लोगों की शिक्षाओं के ऊपर कार्य करना है, जिसके तहत कलकत्ता के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो भारत के अंदर जो आप देखोगे ना, एक बैकग्राउंड बनना शुरू हुआ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बनना शुरू हुआ, एमबीबीएस डॉक्टर्स का बैकग्राउंड बनना शुरू हुआ, वो भी लगभग विलियम बेंटिंग के ही कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस कार्यकाल के दौरान, विलियम बेंटिंग कार्यकाल के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिन परिवर्तन में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट 2 परिवर्तन पढ़ने हैं, एक 1833 का चार्टर अधिनियम और एक पढ़नी है मैकाले समिति, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, मारवाड़ी भी है इसके अंतर्गत, चलो मारवाड़ी भी देख ही लेते हैं। मारवाड़ी बेसिकली क्या है, इनके अंतर्गत का तो प्रिंसिपल नहीं है, ये पहले ही आ चुका था, लेकिन क्योंकि इन्होंने इसका रिव्यू किया था 22 में, हाँ, विलियम बेंटिंग ने इसका रिव्यू किया था और रिव्यू करके ही इन्होंने इस पूरी मारवाड़ी सिस्टम को यहाँ पे भारत के अंदर अच्छे तरीके से लागू करवाया था। तो हम लोग मारवाड़ी सिस्टम को इन्हीं के समय पर पढ़ लेते हैं, ठीक। एक व्यक्ति थे हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी को इन्होंने अपॉइंट किया था भारत के अंदर भूमि सुधार के लिए, कि किसी भी तरीके का लैंड सेटलमेंट आप अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हॉल्ट मैकेंजी यहाँ पे करते हैं। अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया था रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी में 2 नाम बताओ कोई जिन्होंने ये किया था, कौन थे? क्या चीज सर? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। अलेक्जेंडर रीड 1792, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करा था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने के लिए इन 2 को जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। ऑफिसर बारामल जिला कहाँ पे पड़ता है? कौन सा? बारामल, बंगाल। तो सर 1792 में जो रीड थे उन्होंने तो वहाँ पे रैयतवाड़ी लगा दी थी। हाँ, तो क्या हो गया, बंगाल में थी ना रैयतवाड़ी, मैंने बताया तो असम असम का 1820 में इधर लगी है। हाँ, देखो बदलते टाइम के साथ ये तीनों व्यवस्थाएं पूरे भारत में ट्रेवल करेंगी, लेकिन यहाँ पूछा यह जा रहा है कि स्टार्ट कहाँ से हुई है, तो ये स्टार्टिंग के फेस पर है ना, वहां पूछा जा रहा है। इसके बाद देखिए मारवाड़ी व्यवस्था है। मारवाड़ी व्यवस्था 1833 में विलियम बेंटिंग ने, क्योंकि इसकी समीक्षा की थी, इस वजह से हम लोग विलियम बेंटिंग के अंदर ही मारवाड़ी सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। मारवाड़ी के अंदर क्या था, रैयतवाड़ी और जमींदारी दोनों के ही तत्व इसके अंदर मिले हुए थे, ठीक। मारवाड़ी के अंदर क्या किया जाता था कि जैसे पहले जमींदारों को जमीन दे दी जाती थी, ऐसा होता था, जमींदारों को जमीन दे दी जाती थी, और जमींदारों को जब जमीन दे दी जाती थी तो पूरा अधिकार उनका हुआ करता था, किसानों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन मारवाड़ी के अंदर क्या किया गया था कि जमीनों का जो क्षेत्र था उसको एक महल के अंडर में दिया जाता था। महल का मतलब होता था ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, गांवों का एक समूह होता था, ग्रुप ऑफ विलेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो महल उसको बोला जाता था। 8 से लेकर 10 गांव, 4 से लेकर 5 गांव, 2 से लेकर 3 गांव, ये ग्रुप ऑफ विलेजेस बनाए जाते थे, और इसके ऊपर एक अधिकारी को अपॉइंट कर दिया जाता था, और बोला जाता था कि महलों से पूरी तरीके से टैक्स प्राप्त करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, उस अधिकारी की होगी, जो अधिकारी महलों का प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। तो महलों का प्रेसिडेंट बनाया जाता था किसी 4-5 ग्रुप के इंसान को। जैसे आज के समय में आप लोग देख लो, प्रधान का एक रोल होता है किसी भी विलेज के अंदर, है, वो प्रधान क्या करता है, गांव से रिलेटेड बहुत सारे कार्यों को सॉल्व करता है, उसके ऊपर अधिकार रखता है। ऐसे क्यों बात हो रही है, कुछ सुन लो, बता रहा हूं ध्यान से, कायदे से सुन लो, दूसरा गुस्सा फूट जाएगा, वरना जो एक फूट चुका है पहले से, इसलिए सुन लो कायदे से। जब मैं बात कर रहा हूं तब आप लोग बात ना करो, कुछ बात करनी है तो मुझसे बात कर लो, कोई डाउट्स है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि यहाँ खड़े होकर मुझे डिस्टर्बेंस होता है। आप लोग शायद आपसी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, लेकिन उसकी वजह से और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। कुछ भी बात करनी हुआ करे, क्लास से बाहर चले जाया करिए, जिस तरीके से बाजार चला गया, और जाके बात कर लिया करिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उठ के चले जाया करिए, बात कर लिया करिए, लेकिन क्लास में, क्लास लेते समय जब मैं कुछ बोलता होता हूँ तो सब इधर उधर हो जाता है, आप लोग को देख के जो आप लोग ये इधर उधर चीज़ें करते हैं, इस वजह से ध्यान रखिए इस चीज़ को।
है ना, और क्लास को पहले ध्यान से सुनो। तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज की कि महाल या ग्रुप ऑफ विलेजेस का एक ग्रुप होता था, जिसके अंतर्गत कई सारे लोग मिलके क्या करते थे, किसानों के टैक्स को कलेक्ट करते थे और वो कर उठा के किसको दे दिया करते थे, अंग्रेजों को दे दिया करते थे। ये व्यवस्था जो थी महालवाड़ी, इसको लाया इसलिए गया था कि जमींदारी सिस्टम को भी थोड़ा बहुत रखा जाए और रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी थोड़ा बहुत रखा जाए। ठीक है, जमींदारी सिस्टम पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ था भारत में, ऐसा अंग्रेजों का मानना था, इसलिए वो जमींदारी के तत्व को रखना चाहते थे। मतलब कोई एक अधिकारी हमें रखना पड़ेगा किसानों के बीच में जो इस तरीके के करों को लाके यहाँ पे हम तक पहुँचाया करे, लेकिन साथ ही साथ में हम उसको मालिकाना हक भी नहीं देंगे। ठीक है, मालिकाना हक किसका रहेगा, वो किसानों का ही, कृषकों का ही रहेगा। अब यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो अभी मैं बोल रहा हूँ बातों में, ये पूछता है एग्जाम के अंदर, तब आप लोग कहोगे कि सर ने तो पढ़ाया नहीं था, सर ने तो बताया नहीं था, तब बातों में निकल गया होता है क्योंकि वो क्वेश्चन है ना। यही बात मैंने जो बोली है क्वेश्चन में आती है सीधे सीधे कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंदर जमीनों का हक किसके पास में रहता था, वो जमींदारों के पास में नहीं रहता था, तो सीधा भी कृषक को ही पास में हुआ करता था। लेकिन उस हक को, उस क्षेत्र को और उन महालों को सारा का सारा टैक्स कलेक्ट करके वहां के अधिकारी लोग किसको पहुंचा दिया करते थे, सीधा किसानों को। अब उन अधिकारियों को, जैसे आज का एग्जांपल मैं प्रधान दे रहा हूँ, प्रधान एक गांव का प्रधान होता है जो एक गांव के बारे में सिर्फ सोचता है और उसकी व्यवस्थाओं को संभालता है। लेकिन यहाँ पे प्रधान बनाया जाता था ग्रुप ऑफ विलेजेस का, मतलब 4 गाँवों का, 5 गाँवों का, इस तरीके से ग्रुप ऑफ विलेजेस का प्रधान बनाया जाता था। ठीक है, तो ये किसान का काम होता था कि पूरे कर को उठा के महालों को दे जाके, मतलब उन सुप्रीम प्रधान लोगों को दे जाके, और फिर वो सुप्रीम प्रधान लोग जाके उस कर को अंग्रेजों को दिया करते थे। ठीक है, तो ये वाली हायरार्की जो होती थी ये किसमें होती थी, महालवाड़ी सिस्टम में हुआ करती थी, जो कि पहले ये वाली हायरार्की आपको किसी सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बैठा करते थे, यहाँ महाल हुआ करता था और यहाँ ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। ठीक है, अगर इसको थोड़ा कंपेयर करोगे आप तो किससे कर सकते हो, स्थायी बंदोबस्त से कंपेयर कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी, यहाँ जमींदार थे और ये कौन थे, फार्मर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स नहीं, ये भी फार्मर्स, हाँ फार्मर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे किसान हुआ करते थे, जो किसान पूरी तरीके से अपनी भूमि की उपज किया करते थे और सीधा यहाँ जाते। और इसी चार्ट को अगर मैं बनाऊं किसके बेसिस पे, कौन सा बचा, रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी में यहाँ फार्मर्स हुआ करते थे और सीधा ये किसको देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अगर आपको याद रखना है, कुछ लिखना नहीं है, सिंपल फॉर्म में समझना है तीनों सिस्टम को, तो इस तरीके से आप इस सिस्टम को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो महालवाड़ी व्यवस्था बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। बस 2 नाम इसके अंदर 2 नाम आपसे पूछे जाते हैं। एक विलियम बेंटिंग का नाम आता है कि किसने इसकी समीक्षा की थी, और एक दूसरा नाम फोर्ट मैकेंजी का पूछा जाता है बार बार कि फोर्ट मैकेंजी ने किया। कभी कभी क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं, तो क्षेत्र भी ध्यान रखिएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा के साथ साथ में आगरा है, मध्य प्रांत है, गंगा घाटी है और पंजाब आदि, इन जगहों पर इस सिस्टम को शुरू किया गया था। तो कभी कभी क्षेत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र भी ध्यान रखिएगा कि महालवाड़ी सिस्टम इन जगहों पर उपयोग किया गया था। अब ये तीनों जो भूमि बंदोबस्त भारत के अंदर हुए, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखिए। सर ये तीनों एक साथ लागू करेंगे? तीनों एक साथ लागू नहीं, समय के हिसाब से 1793 में वो चल रहा है, 1813 के अंदर रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी 1820 के अंदर। एक व्यवस्था आने से दूसरी व्यवस्था अपने आप बंद हो जाती थी? नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में है ना, अलग अलग क्षेत्रों में, तो एक के साथ दूसरी पहले चल सकती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, वो 30 वर्ष की अवधि में मतलब ये व्यवस्था 30 वर्ष हाँ, बेसिकली देखो महालवाड़ी के अंदर बोला गया था कि ये जो महाल हम देंगे या महालों के अंदर किसानों के ऊपर अधिकार जो महालों को दिया जा रहा है वो 30 सालों के लिए दिया जा रहा है ना, 30 साल के लिए। मतलब जब से ये व्यवस्था शुरू हुई है तब से लेकर 30 साल तक ये व्यवस्था चलती रहेगी, समाप्त नहीं होगी, और ये 30 साल तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये चलती रहेगी, और इससे भारत के जो जमींदार थे उनका रोल खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात, तो जमींदारों के रोल को ये खत्म करना चाहते थे, और ऊपर से ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट भी हुआ, तो उनका सीधा सीधा उल्लू सीधा हो रहा है यहाँ से, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। ठीक है सर, इस लाइन में मतलब बता दें कौन सा वाला, ये राजस्व के राज्य की राजस्व में हिस्सेदारी किराए के मूल्य का 66% थी। आप ये कह सकते हो कि 66% कर जो है वो बेसिकली राज्य के पास में रहता था,
है ना। अभी जो पीछे हमने 50 और 60% पढ़ा था, अब ये कितना है 66% है। तो 66% हिस्सेदारी राज्य की होती थी, बचे हुए जो 44% है उसको महाल और किसान अपने आपस में बांट लेते मतलब जो महलों से मिला हाँ। होता है, मतलब होगा वो 66% राज्य रखेगा। हाँ, मतलब 100% अगर किसी भी कर को प्राप्त किया गया, मतलब 100 रुपए की उपज हुई, वो 100 रुपए की उपज में 66 रुपए अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे। 44 रुपए कहाँ बचे, वो महाल और किसान डिसाइड करेंगे आपस में, जितना जितना ठीक लगे बांट लो, ठीक है, वो आपस में बांट लेते हैं। बड़ा लूट रहा है सर। और क्या, ऐसे थोड़ी भारतीय इतनी जो सोने की चिड़िया थी वो सोने की चिड़िया को प्लास्टिक की चिड़िया बना। देखिए ये था 1833 का चार्टर एक्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सर क्वेश्चन लिखा अच्छा देखो, पेन लेके बैठ गया था। हाँ बोलिए। भारतीय भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत, भारतीय भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई, अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई तीन व्यवस्थाओं का समलोचनात्मक वर्णन कीजिए। समलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये लिखना आपको 250 वर्ड्स में। तीन व्यवस्थाएं, वो भी उनका समलोचनात्मक वर्णन है, तो 150 वर्ड में नहीं कर पाओगे सर। मतलब इसमें जो था अच्छाई भी लिखनी है। एग्जैक्टली। आप उसका मतलब यही हो गया कि क्रिटिसिज्म सिर्फ नहीं करना है, जी सर, है ना। क्रिटिसिज्म तो कर लोगे, आसानी से कर लोगे, वो तो जितना बता दिया उस हिसाब से, है ना। लेकिन यहाँ पे बैलेंस भी करना है। अगर जमींदारी व्यवस्था लागू की गई, क्या भारतीयों को कुछ इस तरीके का कोई भी उसमें मदद मिली या नहीं मिली, क्या भारतीय जमींदारी सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई चेंज आया या नहीं आया, इस तरीके की चीजों का यहाँ पे वर्णन किया जाता है, ठीक है। अब 1833 का जो चार्टर है, हाँ, प्रभाव में दोनों चीज आ जाती है ना। प्रभाव के अंदर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो प्रभाव में क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने रैयतबाड़ी लिखी, हाँ, फिर उसका अगर उसके बाद प्रभाव लिख रहा हूँ तो उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी कि क्या प्रभाव पड़ा, कि अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा, नेगेटिव उस प्रभाव। आधार पर तो दोनों आधार पे आप लिख सकते हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिख दीजिए, नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिख दीजिए। प्रभाव के अंदर एक पॉजिटिव भी होगा, एक नेगेटिव भी होगा, दोनों तरीके का होगा। चलो चार्टर अधिनियम पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे लग रहा है तुम लोग को बाद में, ठीक है। बस बता दे रहा हूँ, पृष्ठभूमि टाइप की चीजें बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में चार्टर अधिनियम के तहत हुआ क्या था। चार्टर अधिनियम 1833 का, क्योंकि पहले एक वादा किया गया था कि 20 साल बाद अधिनियम आएगा चार्टर एक्ट के फॉर्म में, तो 20 साल बाद फिर एक अधिनियम आया चार्टर एक्ट, ठीक है। अब इस चार्टर एक्ट के अंदर कुछ परिवर्तन किए गए जो पहले वाले मिलते जुलते हैं, बस इतना बता दे रहा हूँ। पहला अधिनियम के अंदर परिवर्तन किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कंप्लीटली पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। अभी तक किसमें थी, चाय, चीनी और अफीम में, अब चाय, चीनी और अफीम का भी एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की अब मोनोपोली किसी भी चीज में नहीं रहेगी। कितनी भी कंपनीज भारत में आए, सब व्यापार करें, चाहे वो चाय पे करें, अफीम पे करें, किसी भी चीज पे करें, ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगी। तुम अपना व्यापार करो, वो अपना व्यापार करेंगे, तो पूरा अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दूसरा मैंने बताया था, मिशनरीज को भारत के अंदर आने की परमिशन दे दी गई थी, ग्रांट की गई थी उस समय, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मिशनरीज को भारत के अंदर आने के लिए फंड प्रोवाइड किया जाने लगा, ठीक है। अभी तक मिशनरीज अपने फंड पे आते थे, अब अंग्रेज या जो भी चार्टर एक्ट का अधिनियम है उसके तहत अंग्रेजों को सहायता दी जाती थी कि मिशनरीज के लिए ये कार्य किया जाए, तो वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनको सहायता दी जाती थी। भारतीय एजुकेशन जो था, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च होता था सालाना, उसको बढ़ा के कर दिया गया 10 लाख रुपए। कितना कर दिया गया, 10 लाख रुपए। अब भारतीय शिक्षाओं के लिए 10 लाख रुपए खर्च किया जाएगा,
जिसके तहत आगे चल के आप लोग देखोगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज बताया मैंने अभी आपको, वो भी बना। ऐसे तमाम और भी चीजें भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन के फॉर्म में डेवलप हुई। इसी तहत, इसी चार्टर एक्ट के तहत काउंसिल के अंदर एक चौथे सदस्य को ऐड किया गया था, ठीक है। जो काउंसिल चला करती थी अभी तक भारत के अंदर, उस काउंसिल में एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया। इसको लॉ मेंबर को, ठीक है, कानूनी मंत्री को एक ऐड किया गया था। और इस कानूनी मंत्री ने क्या करा था, सबसे पहले एजुकेशनल रिफॉर्म भारत के अंदर किए थे। और ये मंत्री है लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था इसका? लॉर्ड मैकाले। इसी का मैकाले अधिनियम है जिसके बारे में हमें कल चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये विलियम बेंटिंक के द्वारा किए गए बहुत सारे सुधार, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा का सुधार था। वीडियो सर पढ़ाइए 5 रुपये पूरे कर दो।